नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, झारखंड चुनाव में पहले दौर के मतदान के लिए उल्टी गिनती अब शुरू हो गई है, क्योंकि कल सुबह से झारखंड के 43 सीटों के लिए 43 सीट्स उसके लिए वोटिंग शुरू हो जाएगी। और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता दावा कर रहे हैं कि बीजेपी की कहानी यहां खत्म हो गई है। सीएम हेमंत सोरेन ने तो बीजेपी की सारी रणनीति को 1 मिनट में ध्वस्त करते हुए कह दिया कि 5 साल हमने घास नहीं छीली है, बिना किसी भेदभाव के लोगों के लिए काम किया है। झारखंड में इंडिया गठबंधन बीजेपी पर आरोप लगा रहा है कि इस आदिवासी प्रदेश की सत्ता बीजेपी को इसीलिए चाहिए क्योंकि अदानी जैसे उद्योगपतियों की वो मदद कर पाए। और इधर महाराष्ट्र में भी सत्ता के खेल में अब अदानी का नाम सबके सामने आ गया है, सबसे पहले आ गया है कह सकते हैं। और खुद महायुति में शामिल अजित पवार ने यह खुलासा किया है कि अदानी जो हैं उनका एक प्रमुख रोल था या है। दरअसल एक इंटरव्यू में अजित पवार ने दावा किया है कि एनसीपी, शिवसेना और बीजेपी नेताओं की जब मीटिंग हो रही थी तो उसमें शरद पवार भी शामिल थे और उद्योगपति गौतम अडानी भी शामिल थे। अब विपक्ष सवाल उठा रहा है कि आखिर महाराष्ट्र की सत्ता के खेल में अडानी का क्या काम था? क्या राहुल गांधी जो आरोप नरेंद्र मोदी पर लगाते हैं वो सही है? हालांकि अजित पवार ने शरद पवार को भी यहां फंसाने की कोशिश की, लेकिन यहां असल में बीजेपी को उन्होंने फंसा दिया है अदानी का नाम लेकर। इधर राहुल गांधी ने भी आज गोंदिया की जनसभा में कहा है कि उन्होंने कभी अदानी से हाथ नहीं मिलाया। असल में राहुल गांधी यहां कांग्रेस की रैली में पहुंचे थे गोंदिया, जिसमें उन्होंने मोदी सरकार की किसान विरोधी नीतियों का खुलासा किया और तभी यह दावा किया है। आइए जरा सुन लेते हैं सबसे पहले राहुल गांधी को और यहां से जरा आगे बढ़ेंगे महाराष्ट्र की राजनीति, लेकिन निगाहें टिकी हुई हैं झारखंड पर भी, जहां कल पहले दौर की वोटिंग है। पहले सुनिए राहुल गांधी को। विदर्भ का क्षेत्र है महाराष्ट्र, विदर्भ एरिया, गोंदिया, क्या कह रहे हैं राहुल गांधी, सुनिए। महाराष्ट्र में सोयाबीन, कपास, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको सही दाम मिलता है? आप मेहनत करते हो, आपके हाथ फट जाते हैं, 24 घंटा अपना खून पसीना आप देते हो और आपकी मेहनत का फल आपको नहीं मिलता। अदानी जी के हाथ नहीं फटते, मैंने हाथ कभी मिलाए नहीं है, मगर मैं जानता हूं बिल्कुल मुलायम मुलायम हाथ होंगे उनके। खेत में कभी शायद गए भी नहीं है, मगर हिमाचल में अगर आप सेब बेचना चाहते हो तो पहले अदानी जी के गोदाम में डालना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी जी 3 काले कानून लाए, देश में सारे के सारे किसान उसके खिलाफ खड़े हो गए और नरेंद्र मोदी भाषण में कहते हैं मैं तो ये बिल किसान के फायदे के लिए लाया था। अगर आप किसान का फायदा करने की कोशिश कर रहे थे तो किसान सड़कों पे क्यों उतरा? क्योंकि किसान जानता है कि आप किसान की कभी मदद नहीं करते हो। 16 लाख करोड़ रुपए आपने अरबपतियों का कर्जा माफ किया। मैं पूछता हूं, नरेंद्र मोदी जी ने 10-11 साल में कितने किसानों का कर्जा माफ किया है? एक का नहीं किया है। आपको बता दूं दोस्तों कि आज राहुल गांधी विदर्भ में 2 सभाएं उनकी थी, वहां थे, लेकिन एक जगह वो हेलीकॉप्टर में खराबी के कारण नहीं पहुंच पाए, मगर दूसरी जगह यानी गोंदिया में उन्होंने जिस अंदाज में भाषण दिया, जिसे अभी आप सुन रहे थे, उससे इंडिया गठबंधन की मजबूती का इजहार हो रहा है। राहुल गांधी ने यहां यह भी बताया कि वो मोहब्बत की राजनीति क्यों कर रहे हैं। आइए जरा ये भी सुन लेते हैं कि मोहब्बत की राजनीति क्यों कर रहे हैं राहुल गांधी यहां पे। और यहां से बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि गोंदिया की एक अलग राजनीति है और उद्धव ठाकरे की बात हम करेंगे, लेकिन क्यों इसलिए उद्धव ठाकरे का जिक्र यहां कर रहा हूं क्योंकि एक तरफ राहुल गांधी, दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे
कि दरअसल उनके हेलीकॉप्टर की, उनके सामानों की खूब वहाँ उसका इंस्पेक्शन हो रहा है। लेकिन पहले राहुल गांधी को सुन लेते हैं, कह रहे हैं कि वो मोहब्बत की राजनीति क्यों कर रहे हैं, सुनिए। ये लव यू शब्द जो है, ये भारत जोड़ो यात्रा के बाद जब मैंने कहा कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है, तो ये तब से चला है। और अजीब सी बात है, क्योंकि ये बहुत जरूरी शब्द है, इसका सब लोग प्रयोग करते हैं, मगर राजनीति में यह शब्द गायब था। राजनीति में सिर्फ नफरत, हिंसा, गुस्सा, ये चीजें फैलाई जा रही थी। तो इसलिए हमने सोचा कि देखिए, अगर दूसरे साइड ने नफरत का ठेका ले रखा है, तो हम मोहब्बत का ठेका ले लेते हैं, और उसमें फायदा भी है। तो दूसरे साइड ने अगर नफरत का ठेका ले रखा है तो हम मोहब्बत का ठेका ले लेते हैं और उसमें फायदा भी। ये बात कह रहे हैं राहुल गांधी। बीजेपी नफरत फैलाती है, ये बात अब सभी जानते हैं, तभी तो बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारे बीजेपी की रैलियों में लगते हैं। और ये बात अब बहुत तेजी से वायरल हो रही है, ये बात तेजी से लोगों तक, जन जन तक पहुंच भी रही है। इधर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने इसे सबसे नकारात्मक नारों में से एक बताया है, बटेंगे तो कटेंगे। हालांकि बीजेपी की असलियत क्या है और क्यों वो बांटने काटने का डर दिखाती है, ये फिलहाल प्रयागराज में चल रहे प्रदर्शन से समझा जा सकता है। यहां पर प्रयागराज में यूपीपीएससी की परीक्षा एक साथ कराने की मांग पर छात्र और प्रशासन आमने सामने हैं और छात्र बिना बटे एकजुट होकर योगी सरकार के खिलाफ खड़े हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रयागराज की तस्वीरें हैं। बीजेपी की असलियत दोस्तों यहां भी दिखाई देती है, यानी उत्तर प्रदेश में। और ये जो छात्र हैं, जुटेंगे तो जीतेंगे के नारे के साथ यूपीपीएससी, आरओ, वन डे वन शिफ्ट, नो नॉर्मलाइजेशन, ये बात कही जा रही है, ये डिमांड है ये छात्रों की तरफ से। तो ये आप उत्तर प्रदेश देख रहे हैं और उधर आप राहुल गांधी को सुन रहे थे। बीजेपी की असलियत झारखंड से लेकर महाराष्ट्र तक चल रही गतिविधियों से भी समझ में आती है दोस्तों। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के हेलीकॉप्टर की 2-2 बार तलाशी ली जा चुकी है और इलेक्शन कमीशन इसे नियमों के तहत की जा रही कार्रवाई बता रहा है। लेकिन सवाल तो उठेंगे कि ये नियम कभी मोदी या अमित शाह के हेलीकॉप्टर पर लागू क्यों नहीं होते दिखते हैं। ये नियम सिर्फ और सिर्फ उद्धव ठाकरे या इंडिया गठबंधन या विपक्षी दलों के नेताओं तक ही क्यों सीमित हैं। ये सवाल तो उठेंगे, ये सवाल पूछे जाएंगे। देश की जनता आज थोड़ा कम पूछती है, धीरे धीरे बोलने लगी है, ज्यादा पूछने लगेगी। जब ज्यादा पूछेगी तो फिर कहीं इस शोर में आपकी आवाज गुम ना हो जाए, ना माननीय नरेंद्र मोदी जी या अमित शाह जी। इसका इंतजार लोगों को जरूर होगा। सुनिए जरा, यहां पर मराठी में बोल रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात, उद्धव ठाकरे खुद अपने मोबाइल से वीडियो बना रहे हैं, मराठी में बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि ये काम आप लोग मोदी जी के लिए कब करेंगे। सुन लीजिए जरा। सगळ्यांचं अपॉइंटमेंट लेटर, तुमची पाकिटं दाखवा, तुमच्या खिशात किती पैसे आहेत, सगळ्यांचे पैसे तपासा। तुमचं नाव काय? हनुमंत पालके, कुठले? कृषी विभाग। तुमचं नाव काय? बालाजी बेवणारे, कृषी विभाग। फोटो दादा या। तुमचं नाव काय? प्रदीप पुंजे। आणि महाराष्ट्रातले सगळे आहात, सगळ्यात तुमचं अपॉइंटमेंट लेटर दाखवा। कधीपासून नोकरीत आहात? किती जणांना तपासले? किती नावं सांगा, पटपट। सर आपली पहिलीच सभा असल्यामुळे आपल्याला माझी पहिलीच, दरवेळेला मीच पहिला गिराईक। सर आता काय करणार? आज आता मोदी येतात, मोदींकडे पाठवतो ना तुम्हाला। सोलापूरचा एअरपोर्ट बंद आहे। नाही अडचण नाही, मोदींना तपासलं, त्यांना सस्पेंड केलं होतं ओरिसामध्ये। आता आज मोदींची तपासणी झालीच पाहिजे, ही परत पाहिजे जाहीर सभेची मागणी आहे। तपासा, या पोलीस दादा या, तुमचं पण फोटो बरं, या काय तपासायचे, लवकर या। एक काम करता, त्या बॅग ठेवतो तुमच्याकडे, मी आल्यावरती नाही तर तुम्ही पुढच्या मुक्कामावरती घेऊन जा, मला प्रॉब्लेम नाही। या तपासा, या
अरे बघा ना, लाजू नका. सगळ्यांची नावं आले ती जाणार तर टीव्हीवर, तुम्हाला प्रसिद्धी छान मिळणार आहे, काही काळजी करायचं कारण नाही. बघा हो, अरे बघा हो, लाजू नका. ठीक आहे, चला. माझा काय तुमच्यावरती राग नाहीये, मला फक्त यांचा एकतर्फी जो कारभार चाललाय, मला जो न्याय तोच मोदींना पण लागला पाहिजे, कारण मोदी पण प्रचाराला येत आहेत. ठीक आहे, ठीक आहे, तुमच्यावरती काय माझा राग नाही. तो सुन रहे थे आप, देख रहे थे, मराठी में बोल रहे हैं, लेकिन पूरा का पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग, और कह रहे हैं, पहले नाम पूछ रहे हैं, पता पूछ रहे हैं, और उसके बाद उद्धव ठाकरे ने कहा कि आप मेरे बैग की चेक इन कर लीजिए, बैग चेक कर रहे हैं, और ये पूछ भी रहे हैं कि सोलापुर में नरेंद्र मोदी और वहाँ आपने क्यों नहीं उनकी चेक इन की. और ये जो जांच है, इलेक्शन कमीशन आखिर क्यों विपक्ष के ऊपर ऐसी कार्रवाई करता है, ये एक बड़ा सवाल है. उधर झारखंड में भी इलेक्शन कमीशन नहीं बल्कि ईडी, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने एक बार फिर कार्रवाई की है, और पश्चिम बंगाल और झारखंड में बांग्लादेश से हो रही घुसपैठ में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के नाम पर यह कार्रवाई की गई है. हालांकि ये अब अलग से समझाने की जरूरत नहीं है दोस्तों कि मतदान के एक दिन पहले ईडी के पहुंचने का, वो भी झारखंड और बंगाल में पहुंचने का क्या मतलब है. यह मामला तब और संदिग्ध हो जाता है जब असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा इस कार्रवाई के पक्ष में बयान देते हैं, मानो वो अब ईडी के भी प्रवक्ता बन गए हैं. आइए जरा हिमंता बिस्वा शर्मा को सुन लेते हैं, सुनिए जरा. सर, ईडी की रेड चल रही है बीच चुनाव में, इसको लेकर सवाल उठाया जा रहा है टाइमिंग को लेकर. देखिए, किसका ईडी का रेड से, देखिए ईडी का रेड कोई पॉलिटिकल लीडर का घर में नहीं हो रहा. ये ईडी का रेड सीधा वही लोगों का ऊपर हो रहा है जो घुसपैठियों को झारखंड लाके फॉल्स डॉक्यूमेंट्स बना के घुसपैठियों को भारतीय करवाने का साजिश रखते हैं. तो आज का ये रेड से तो सुन रहे थे, ईडी का रेड क्यों हो रहा है ये बता रहे हैं बिस्वा शर्मा. हिमंता बिस्वा शर्मा असम के मुख्यमंत्री हैं. ईडी पर अगर कोई सवाल उठ रहा है तो उसका जवाब ईडी को देना चाहिए, मगर बीजेपी नेता की सफाई बता रही है कि कहीं कोई झोल है. वैसे जांच एजेंसी के इस तरह इस्तेमाल और बीजेपी की रणनीति पर आज हेमंत सोरेन ने करारा हमला बोला है. हेमंत सोरेन ने साफ साफ जो कुछ कहा है ये जरा सुन लेते हैं. और कह रहे हैं हेमंत सोरेन कि हमने 5 साल घास नहीं छीला, विपक्ष के षड्यंत्र को रोज मिट्टी में मिलाते हुए हमने कोरोना में अपने लाखों प्रवासी भाइयों बहनों को मदद देने का काम किया, बिना किसी जाति धर्म का भेदभाव किए लाखों करोड़ों लोगों को हक अधिकार देने का काम किया. भाजपा ने तो 20 साल सिर्फ यहां के खनिज संपदाओं को लूटकर अपने व्यापारी मित्रों की तिजोरी भरने का ही काम किया था. आइए सुन लीजिए हेमंत सोरेन को. 5 साल हम लोगों ने घास नहीं छीला है. हम लोगों ने 5 साल इस राज्य के गरीब बुरा लोगों के लिए खून पसीना बहाया है. और ये लोग व्यापारी लोग गुजरात महाराष्ट्र से आकर के हमारे खनिज संपदा और हमारे जल जंगल जमीन लूटने के लिए यहाँ आ रहे, इसीलिए सतर्क करने के लिए आए हैं. आपको मालूम है, राज अलग होने के बाद सबसे अधिक यही मेहमानों ने सरकार चलाया इस राज्य में. 2019 तक क्या हालत था, किसान आत्महत्या कर रहा था, लोग भूख से मरते थे, राशन कार्ड हाथ में ले लेकर के बात करके. हम लोग का सरकार बना. दुर्भाग्य है कि सरकार बनते ही कोरोना जैसा महामारी आ गया. 2-2.5 साल हम लोग कोरोना ही हम लोग का समय लेके चला गया. और याद कीजिए वो कोरोना का दिन, ठीक है, हम थोड़ा सा भाषण खत्म हो, जहां केंद्र की है एनडीए सरकार ने देश दुनिया को बिना कुछ बताए अचानक लॉकडाउन लगा दिया. हाट बाजार गाड़ी मोटर. तो दोस्तों सुन रहे थे आप हेमंत सोरेन को. झारखंड के मुख्यमंत्री हैं और झारखंड और महाराष्ट्र दोनों राज्यों में अब चुनावी सरगर्मी और बयानों की तल्खी दोनों काफी बढ़ गई है. इंडिया गठबंधन इस बार किसी भी तरह पीछे नहीं हट रहा और अब हर तरीके से सावधानी बरत रहा है. अब चुनावी मंचों से कार्यकर्ताओं को समझाया जा रहा है कि वोटिंग के दौरान किस तरह अलर्ट रहना है ताकि बीजेपी कोई गड़बड़ न कर सके. जरा सुन लीजिए कल्पना सोरेन को
फॉर्म 17C को क्या करना है, आखिरी तक कैसे रहना है, 7 बजे के बाद क्या करना है, सब बता रही हैं कल्पना सोरेन। सुनिए। मैं हमारे पार्टी में जितने भी बूथ एजेंट हैं, आप सबको ये बताना चाहती हूँ, कभी हमारा 13 तारीख को मतदान है, आप सुबह में उठ करके सबसे पहले जा करके आपको वहां पर में जब ये मॉक ट्रायल होगा उस समय में जा करके बैठना है और वहां जा करके 17C का फॉर्म भरवा करके साइन करा करके आना है। ये लक्ष्य लेकर के आपको जाना है। आज हम झारखंड में या झारखंड के साथ पूरे देश में मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये अगर देश चलेगा तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान से चलेगा। और यहाँ पर में हम अपने आरक्षण की बात, हम अपने मान सम्मान की बात और हमारा जो आदिवासी सरना धर्म कोड है हमने जो पारित कराया है उसको केंद्र सरकार से भी पारित करवाएंगे, ये हमारा लक्ष्य है। तो सुन रहे थे आप कल्पना सोरेन को। और इस घेराबंदी में क्या इंडिया गठबंधन बीजेपी को मात दे देगा, आज इसी पर चर्चा करेंगे। झारखंड और महाराष्ट्र में किसकी बनेगी सरकार, चुनाव से पहले कैसे मचा है बवाल, इन सब पे चर्चा। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे पहले आपका परिचय करवाता हूं और आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस वक्त हमारे साथ 5 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। शहनवाज हसन साहब हैं और सीधे झारखंड से हैं। आपका स्वागत करता हूं शहनवाज जी। और हमारे साथ उधर पुणे से हमारे साथी अनिल सिन्हा जी जुड़े हुए हैं। महाराष्ट्र की गतिविधियों पर बिल्कुल निगाहें इनकी पैनी निगाहें हैं और आपका भी स्वागत है अनिल जी। और इधर लखनऊ से जुड़े हुए हमारे साथी प्रोफेसर रविकांत जी, आपका भी स्वागत है। और उत्तर प्रदेश हमेशा सुर्खियों में रहता है। अभी 2 दिनों से आपके स्टूडेंट लोग भी शायद होंगे वहाँ पे, आपसे समझूंगा, इलाहाबाद में जो चल रहा है। इधर 2 साथी हमारे दिल्ली से हैं, प्रशांत टंडन जी और अमलेंदु उपाध्याय जी, आपका भी स्वागत है। आप सबका स्वागत है इस कार्यक्रम में। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में। सीधे पहले आना चाहता हूं प्रोफेसर साहब आपके पास। बहुत कुछ रख चुका हूं, लगभग 20 मिनट, इसलिए ज्यादा सवाल नहीं, सीधा आपके पास आना चाहता हूं। और सबसे बड़ी चीज कि यहां पर जब झारखंड और महाराष्ट्र में चुनावी गतिविधियां बिल्कुल आखिरी पड़ाव पे है, झारखंड में कल पहले फेज की पोलिंग है, उससे पहले इस चुनाव को आप कहां देख रहे हैं, किस दिशा में जाते हुए देख रहे हैं? शुक्रिया राजीव जी। देखिए, इस चुनाव के पहले भी हम लोगों की जो सबसे बड़ी चिंता है कि लोकतंत्र में सभी पार्टियों को क्या समान रूप से चुनाव लड़ने का अधिकार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। सबसे बड़ा सवाल चुनाव आयोग पर खड़ा हो रहा है। क्या वजह है कि एक विधायिका को, एक मुख्यमंत्री की पत्नी को फॉर्म C के विषय में अपने कार्यकर्ताओं को मंच से समझाना पड़ रहा है। लगातार जो सांप्रदायिक भाषण हो रहे हैं और जहर बुझे तीर की तरह विभाजनकारी, मैं तो कहूंगा अश्लील भी, हिंसक, जिस तरह की बयानबाजी हो रही है और चुनाव आयोग आंख नाक कान बंद करके बैठा हुआ है, ये पूरे डेमोक्रेसी पर एक बड़े हमले को दिखाता है। चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था के बारे में राहुल गांधी जो बातें कहते थे वो अब सामने दिख रहा है और मुझे लगता है कि अब जन सामान्य भी समझ रहा है। पहले तो राहुल गांधी समझ रहे थे या हम लोग जो देखते हैं करीब से वो समझ रहे थे, लेकिन अब सामान्य व्यक्ति भी इस बात को समझने लगा है कि चुनाव आयोग एक पक्ष में खड़ा हुआ है और लगातार देश में विभाजनकारी नारेबाजी हो रही है। देश को बांटने, लोगों को बांटने की साजिश रची जा रही है। ऐसे में महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभाओं के चुनाव हो रहे हैं, कुछ उपचुनाव भी हो रहे हैं। वायनाड में प्रियंका गांधी चुनाव लड़ रही है, उत्तर प्रदेश में 8-9 विधानसभाओं के उपचुनाव हो रहे हैं। इस चुनाव में इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो जन सैलाब दिख रहा है वो विपक्ष के साथ दिख रहा है। हरियाणा में भी दिख रहा था,
मैं डाउट क्यों कर रहा हूं? चुनाव आयोग की बात मैंने शुरू में क्यों की? क्योंकि जन सैलाब विपक्ष के साथ दिखता है, लेकिन नतीजा कोई और आता है। और चुनाव आयोग की चाबुक कहां चलती है? उद्धव ठाकरे का हेलीकॉप्टर चेक होता है, राहुल गांधी का हो चुका है, यहां झारखंड में ईडी की रेड हो रही है। तो डराना, धमकाना, और चुनाव आयोग है भी कि नहीं, अब मैं सिर्फ ये नहीं बोलूंगा कि वो खामोश है, वो असल में चुनाव कराने के लिए वो क्या बीजेपी के लिए पूरी कैंपेन कर रहा है खुद ही, वो रास्ता सुगम बना रहा है बीजेपी का। अब ये सवाल सीधे तौर पर होना चाहिए। अब हम भूल जाएंगे कि चुनाव आयोग कुछ है नहीं, वो सीधा सत्ता पक्ष में खड़ा होकर के, बीजेपी के साथ खड़े होकर के वो अपना काम कर रहा है। तो जो लड़ाई है विपक्ष की, इंडिया अलायंस की, वो दोहरी लड़ाई है। उन संवैधानिक संस्थाओं में बैठे हुए जो लोग हैं जी, उनके खिलाफ भी लड़ाई है कि वो कैसे उस मोर्चे को जीतते हैं। अगर आप दोनों ही राज्यों में और उपचुनावों में देखें तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि लोग तो इंडिया अलायंस के साथ हैं। मोदी जी तो अभी खाली कुर्सियों को संबोधित कर रहे थे, अमित शाह भी वही कर रहे थे। खाली कुर्सियां हैं, लोग हैं नहीं। मन की बात अगर इधर आपने थोड़ा बहुत सुनी हो राजीव जी, या किसी से पता किया हो, जो खांटी भाजपा के कार्यकर्ता है आरएसएस के, वो 8-10 लोग इकट्ठा करते हैं, फोटो खींचते हैं और भेज देते हैं अपने आकाओं को, उसके बाद बंद कर लेते हैं। तो ना मन की बात कोई सुन रहा है। तो फिर ये हो क्या रहा है, खेल क्या हो रहा है? जनता इंडिया अलायंस के साथ खड़ी है, आजे जा चुकी। महंगाई इस समय कहां है जरा देख लीजिए, बेरोजगारी का आलम क्या है और नौजवानों के साथ क्या हो रहा है। आपने शुरू में इशारा किया था, इलाहाबाद में लोक सेवा आयोग को अभी चुलम आयोग लिख दिया लोगों ने, जो नौजवान परेशान है। अब जो नौजवान है वो अपनी मांग को लेकर के अथॉरिटी के पास जा रहे हैं, पुलिस लाठियां मारती है, ये आलम है। और मुझे याद आता है कि यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्रों ने जब दिल्ली में आंदोलन किया था, और उनमें से एक छात्र की बीच में बात हुई कि वो राहुल गांधी के घर के सामने जाकर के पहुंच गए जी। एक रात। राहुल गांधी शायद कहीं गए हुए थे, रात में 3 बजे लौटे। एक जो उसमें आंदोलन में शामिल था उसने मुझे बताया, राहुल गांधी ने सबसे पहले ये कहा कि भाई ये लोग बैठे हैं, इनको आपने चाय कॉफी पिलाई है कि नहीं पिलाई है, इनको चाय कॉफी पिलाइए, कुछ खिलाइए। उसके बाद राहुल गांधी ने कहा कि अब इनसे बात करना है। के राजू उनके साथ थे। राहुल गांधी ने उनसे पूछा कि भाई इनकी जो डिमांड्स हैं वो वैधानिक है कि नहीं है। उनके साहब हो तो सकता है, उनका हो सकता है, तो फिर क्यों बैठे हैं, करना है इनको। और आपको याद होगा कि सी सेट में रिलीफ मिला था। इसको कहते हैं जनता का नेता। लेकिन यहां तो साहब लाठियां भांजी जा रही। ये फर्क है, और यही फर्क इस समय सीधे तौर पर दिखाता है कि बीजेपी को लोग रिजेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन अब लोग न सही। मुझे किसी ने बताया, अब वो बात कितनी सही है नहीं है, आप लोग ज्यादा जान रहे हैं, ज्यादा लोगों से आपका संपर्क है। महाराष्ट्र में हर विधानसभा में 15 से 20 हजार वोट काटे गए हैं। अब ये सही है कि नहीं है, इसकी भी तस्दीक होनी चाहिए वहां के लोगों से। क्या खेल हो रहा है? हरियाणा के चुनाव में जो चुनाव आयोग की भूमिका थी राजीव जी, जो मैंने बाद में थोड़ा सा पता किया, वोट काटना और वोट बढ़ाना, यह भी खेल हुआ है। जो विपक्ष का वोटर है उसका वोट काटा गया, 10,000 वोट हर विधानसभा से काटा गया। और जो पौष इलाके हैं वहां बिल्कुल अट्टालिका के नीचे बना करके मतदान केंद्र, कि जहां लिफ्ट से उतरे, वोट डालें और फिर चले जाएं, जाकर के पत्ते खेलें, यह किया गया है। यह भी विपक्ष को समझना पड़ेगा कि भले ही चुनाव आयोग यह कर रहा है कि एक परिवार में 2 जगह मतदान केंद्र हैं,
तो ये, और मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में तो इसको लेकर के तैयारी होगी कि भले ही आपको गाड़ियां लगानी पड़े, उनके आने जाने का प्रबंध करना पड़े, लेकिन वोट डाला जाना चाहिए। लोकतंत्र में वोट कितना महत्वपूर्ण है। ये लोगों का वोट छीनना चाहते हैं। ये चुनाव आयोग सीधे तौर पर लोगों का वोट छीनना चाहता है। छोड़ दीजिए अब सत्ता पक्ष को। एक परिवार में 2 मतदान केंद्र 3-3, 4-4 किलोमीटर दूर पर आप बनाएंगे तो लोग वोट डालने नहीं जाएंगे। और चुनाव आयोग का काम होता था वोटर को प्रोत्साहित करना, यहां तो हतोत्साहित किया जा रहा है। ये बहुत सारे सवाल हैं और मुझे लगता है कि इन पर इंडिया अलायंस को विचार करना है, तैयारी करनी है। जनता उसके साथ खड़ी, चाहे झारखंड हो चाहे महाराष्ट्र जी। जनता ये कहती है कि बीजेपी साफ हो रही है, लेकिन चुनाव आयोग और जो मशीनरी है पूरी चुनावी, वो क्या कर रही है, इस पर नजर गड़ाने की जरूरत है और उसके अकॉर्डिंग तैयारी रखते हुए चुनाव में सक्रिय होने की जरूरत है। राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। यहाँ पर सक्रिय रहने की ज़रूरत है, अलर्ट रहने की ज़रूरत है, और अलर्टनेस खासकर महाराष्ट्र में जो है वो दिखाई भी दे रही है। इसलिए क्योंकि अभी आप एक तस्वीर देख रहे थे, उद्धव ठाकरे की जो हेलीकॉप्टर की तलाशी ली जा रही थी, उनके सामान की तलाशी ली जा रही थी, उस वक्त वो वीडियो बना रहे हैं। और ये आज की तस्वीर थी, इससे पहले कल की तस्वीर भी ऐसी थी, यानी एक नहीं बल्कि 2 बार इनकी तलाशी हो गई। राहुल गांधी की तलाशी की खबर आप सब सुन चुके हैं। ऐसे विपक्ष के नेताओं की तलाशी होती है, लेकिन पूछा जा रहा है कि भाई जब हमारी तलाशी ले रहे हैं, इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि ये पार्ट ऑफ आवर बिजनेस, तो फिर ये सिर्फ विपक्ष के लिए पार्ट ऑफ आवर बिजनेस होगा या सत्ता पक्ष के लिए भी होगा? सवाल तो ये उठता है ना। ये सवाल कहां से आता है कि सत्ता पक्ष पर जो आसीन है, काबिज है, वो उसके लिए सब कुछ वैसा ही होगा जैसा वो चाहता है यहां पर। लेकिन सबसे बड़ी चीज कि क्या उद्धव ठाकरे, क्या शरद पवार, क्या दूसरे तमाम नेता जो विपक्षी दलों के हैं, वो इस बार छोड़ने जा रहे हैं? अभी अभी खबर ये भी आ रही है कि कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूती के साथ अब अगले यानी कल के बाद से, क्योंकि प्रियंका गांधी भी अब फ्री हो रही हैं, कल चुनाव वहां समाप्त हो रहा है वायनाड में, और लगातार ताबड़तोड़ रैलियां करने वाली हैं प्रियंका गांधी भी, राहुल गांधी भी और कांग्रेस के तमाम नेता, खासकर महाराष्ट्र की बात करूं तो। लेकिन झारखंड में क्या कुछ चल रहा है? झारखंड से हमारे साथी जुड़े हुए हैं शाहनवाज जी, और उनसे जरा समझूं कि वहाँ क्या होने जा रहा है, क्योंकि कल वहाँ पहले दौर की पोलिंग है 43 सीट्स पे, और यहाँ पर जो भीड़ कल्पना सोरेन की सभाओं में, हेमंत सोरेन की सभाओं में आ रही हैं, खासकर जो शेड्यूल्ड ट्राइब का यानी आदिवासी बेल्ट है, क्षेत्र है, वहाँ पर एक अलग तरह का माहौल दिखाई दे रहा है। लेकिन दूसरे जगहों पर क्या है, और क्या इस एरिया का असर दूसरे जो ग्रामीण क्षेत्र को छोड़ दिया जाए तो शहरी क्षेत्र पे भी वही है? क्या यहाँ 2019 रिपीट हो रहा है झारखंड में, या कुछ और हो रहा है? हिमंता बिस्वा शर्मा और इधर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, इन लोगों ने क्या कुछ किया है, और कैसे यहाँ पर जो बात राहुल गांधी जो पैगाम आज गोंदिया से दे रहे थे, नफरत और मोहब्बत की बात कर रहे थे, इन सब का कितना असर है झारखंड में, ये सब समझते हैं। शाहनवाज जी, आपसे जरा समझूं, कितना तैयार है झारखंड कल के चुनाव के लिए, पहले दौर के चुनाव के लिए, और क्या कुछ दिखाई देता है यहां से आपको? जी, यहाँ पर झारखंड की अगर बात करें तो पहला जो चुनाव का जो ये है, इसमें अधिकांश सीटें वो हैं जहाँ या तो भाजपा शहरी क्षेत्रों में आगे रही थी 19 की बात करें, और ट्राइबल क्षेत्र में पूरा एक तरह से जेएमएम जो है उन्होंने क्लीन स्वीप किया था। लेकिन कुछ बदलाव हुआ है चंपई सोरेन के जेएमएम से छोड़ने के बाद, कई चीजें बदली हैं। वहीं दूसरी तरफ जो धार्मिक तड़का लगाने का प्रयास लगातार किया जा रहा है, मैं कहूँगा कि चुनाव में बार बार जिन मुद्दों को, जिसको लेकर हेमंत सोरेन ने भी कहा है कि जैसे हेमंता जी ने कहा कि एनआरसी और यूसीसी लागू करेंगे, ये इनका मुद्दा है, और इसको लेकर के फोकस किया उन्होंने। हालांकि कोल्हान क्षेत्र जहाँ के भी फर्स्ट फेज में चुनाव है, उस क्षेत्र में ये इशू नहीं है, क्योंकि बांग्लादेशी का जो भी मामला इश्यूज आते हैं वो सेकंड फेज का संथाल परगना के कुछ क्षेत्रों के लिए है। तो वो मुझे नहीं लगता कि इस क्षेत्र के लिए वो कारामद होने वाला है। और यहाँ पर ट्राइबल्स जो हैं, जो ट्राइबल क्षेत्र में, वो वहाँ पर आप किनके पर एनआरसी लगाएंगे और यूसीसी लगाएंगे, वो ट्राइबल क्षेत्र के लिए तो एनटीएसपीटी मुद्दा है।
और उस मुद्दे पर और पूरी तरह से मुझे लगातार मैंने 35 विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया है और उन सभी विधानसभा क्षेत्र में जहां ट्राइबल्स बहुल हैं वहां पूरी तरह से जेएमएम जो है यूपीए की जो ये गठबंधन है ये पूरी तरह से मुझे अपर हैंड नजर आया है। लेकिन वहीं शहरी क्षेत्रों में जो यूपीओ की तरफ से जो कमी मुझे नजर आई है क्योंकि इनका दोस्ताना संघर्ष कई सीटों पर हो रहा है जो इनके लिए मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो बड़ा नुकसान पहुंचा रहा है। आरजेडी और कांग्रेस के साथ में सीटों का बंटवारा ना हो पाना और फ्रेंडली फाइट होना, इवन कुछ सीटों पर सीपीआईएमएल जो है इनके माले जो है लेफ्ट उनके साथ में भी तालमेल नहीं हो पाया। तो जो कुछ सीटें ऐसी थी जो हम लोगों को आंकड़े थे कि वो शो शॉट मतलब ये लग रहा था कुछ सीट पर बीजेपी हारने जा रही, कुछ बड़े चेहरे थे बीजेपी के। इवन मुझे कहने में कोई ये नहीं है, ये यहाँ तक की चर्चा हो रही थी कि बाबूलाल भी अपना सीट खो रहे थे। लेकिन ये जो फ्रेंडली फाइट की वजह कर वो फाइट में आ गए हैं, भले चुनाव के परिणाम जो भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं इनका आपस में तालमेल ना होना भी बहुत प्रभावित कर रहा है। और दूसरी तरफ चुनाव जो ये है हेमंत सोरेन और इनके बीच एनडीए के बीच नेक टू नेक है। यहाँ पर ये नहीं कह सकते हैं कि बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है, दो तीन सीएम को पूर्व सीएम लगा दिया है और सारे लोग लगे हुए हैं। लेकिन हेमंत सोरेन का जो ट्राइबल के बीच में जो पकड़ है बहुत मजबूत हुई है। और एक बात और बता दूं, राहुल गांधी की एक सभा हुई थी अभी 2 दिन पहले जमशेदपुर में, और मैं 90 से पत्रकारिता में हूँ। मैंने ये जो भीड़ देखी वहां के गांधी मैदान में एक प्रोग्राम हुआ था, ये भीड़ मैंने लालू जी के जो देखी थी वो 90s में वो वाली भीड़ मुझे वो वहां देखने को मिली। इवन मैंने पैर रखने को जगह नहीं थी, इतने लोग कहाँ से उमड़ आए थे ये नहीं पता, लेकिन लोग सुनना चाहते थे। ये मोहब्बत का जो पैगाम आप कह रहे हैं, लोग सुनना चाहते थे और बड़ी संख्या में लोग आए। हालांकि वो जहाँ पर चुनावी सभा रखी गई थी वो बीजेपी का और इसका एक तरह से बहुत करीबी माने बीजेपी के समर्थक भी बड़ी संख्या में होते हैं वहां पर। तो कहीं ना कहीं अभी बैकफुट पर मुझे नजर आ रही है फर्स्ट फेज में बीजेपी। जी, बैकफुट पर फर्स्ट फेज में बीजेपी। आपको बता दूं कि 43 सीटों पे कल पोलिंग है, जिसमें से एसटी यानी आदिवासी क्षेत्र जो है शेड्यूल ट्राइब की सीटें 20 हैं और एससी की सीटें शेड्यूल कास्ट की सीटें जो हैं 6 हैं, यानी 26 तो आरक्षित सीटें रख लीजिए आप। उसके बाद बाकी सीटें 43 में से, और 2019 में इन 43 में से झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास 17 सीटें आई थी और बीजेपी के पास 13 सीटें थीं और कांग्रेस को 8 सीटें मिली थीं। तो कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा मिलाकर 25 सीटें थी पिछली दफा इन 43 में से, और 5 अदर्स के खाते में। तो अब क्या सीन होने जा रहा है, क्या कुछ बदलने जा रहा है यहां पे? क्या यहां झारखंड मुक्ति मोर्चा गेन करने जा रही है या बीजेपी गेन करेगी? बहुत कुछ आगे, सब कुछ तो सामने आएगा ही 23 तारीख को, लेकिन यह सूरत हाल फर्स्ट फेज का है जहां 43 सीट्स पे अभी पोलिंग होनी है। झारखंड की हम बात कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल झारखंड और महाराष्ट्र में होने क्या जा रहा है, और बहुत कुछ खबरों से, बहुत कुछ क्रियाओं प्रतिक्रियाओं से, चुनाव आयोग की क्रियाओं प्रतिक्रियाओं से और साथ साथ सत्ता पक्ष के भाषणों से समझ में आ जाता है। प्रशांत टंडन जी, और इन सब चीजों को अगर आप देखिए तो क्या लगता है आपको, चाहे महाराष्ट्र हो चाहे झारखंड हो, चुनाव तो फंसा हुआ है सत्ता पक्ष के लिहाज से देखा है, मतलब बीजेपी के लिहाज से देखा जाए तो इतना आसान ना ही महाराष्ट्र है ना ही झारखंड है, लेकिन आसान बनाने की कोशिश भी दिखाई तो दे ही रही है। क्या कहेंगे आप? महाराष्ट्र में तो राजीव जी लगता है कि महाविकास अघाड़ी को एक एज है जो कि लोकसभा में भी दिखाई दिया था, और वहां का मुद्दे जो रविकांत जी ने बताए उस पर मैं ऐड कर दूं कि आज ही आंकड़े आए हैं महंगाई के, यानी इन्फ्लेशन के, और वो इन्फ्लेशन 43 मतलब पिछले कई एक महीनों का सबसे ज्यादा जो इन्फ्लेशन है वो दिखाई दे रहा है। तो महंगाई एक बड़ा मुद्दा है, देश भर में मुद्दा है, झारखंड और महाराष्ट्र में ही मुद्दा है। दूसरे की जो बीजेपी के वादों की क्रेडिबिलिटी है वो बड़ी डावाडोल है। अब आप देखिए कि वहाँ महाराष्ट्र में क्या हो रहा है कि एकनाथ शिंदे को उनका स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा आया लोकसभा के इलेक्शन में, और उस स्ट्राइक रेट की उनका इंटरप्रिटेशन ये है कि जो लड़की बहिना योजना है उसकी वजह से उनका स्ट्राइक रेट अच्छा है। तो पिछले
लोकसभा इलेक्शन के बाद से अब तक उन्होंने उसी योजना पे काम किया है। एकनाथ शिंदे अब 2-3 चीजों पे ही काम करते हैं। एक काम उन्होंने लड़की बहना योजना पे जैसी योजनाओं पे काम किया। दूसरा कि उनको मालूम है कि बीजेपी उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी, तो उन्होंने अपनी सीट को प्रोटेक्ट करने का काम किया और इन्हीं 2 काम में वो व्यस्त रहे हैं पिछले 6 महीने में। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि वहां पे एमवीए को एज है। कोई ऐसा कोऑर्डिनेशन नहीं दिखाई दे रहा है बीजेपी और एकनाथ शिंदे के बीच में, जैसा कि दिखाई देता है महाविकास अघाड़ी की पार्टियों में। दूसरी कि आज अजीत पवार लगातार खबरों में है अलग अलग वजहों से, लेकिन आज जिस वजह से वो खबर में है वो बहुत महत्वपूर्ण है जी। वो इस देश की संवैधानिक लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण है, देश के लोकतांत्रिक भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि अभी तक तो पॉलिटिकल पार्टी इलेक्टोरल बॉन्ड से ये साबित हुआ कि चंदे के बदले काम भी लेते थे। बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट पानी की तरह साफ हो गया वो। और अब तीसरा एक जो आयाम अजीत पवार ने आज जोड़ दिया कि जो सुबह 6 बजे की शपथ हुई थी 2019 में, उस शपथ के सूत्रधार गौतम अडानी थे। यानी उद्योगपति अब सरकारें गिराने और सरकारें बनाने का वैचारिक रूप से बिल्कुल विरोधी पार्टियों को एक मंच पे लाने का काम, जिनके पास सरकार की भी ताकत है। सरकार का मतलब कि ईडी की ताकत है, सीबीआई की ताकत है, इनकम टैक्स की ताकत है, चुनाव आयोग की ताकत है। और महाराष्ट्र की सरकार में तो मैं कहूंगा कि निवर्तमान मुख्य न्यायाधीश की भी ताकत थी जी, क्योंकि उन्हीं सीजीआई ने उस सरकार को गैर कानूनी बताया और वो गैर कानूनी सरकार चलती रही, अभी भी है। तो ये जो कारनामा है ये तो चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ के द्वारा किया गया था कि एक गैर कानूनी जो है वो सरकार चलती रही। एक मामूली ट्रैफिक इंस्पेक्टर भी, राजीव जी, किसी गाड़ी को गैर कानूनी अगर पकड़ ले तो उसको इम्पाउंड कर देता है, उसको आगे नहीं जाने देता है, उसको थाने में ले जाता है। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिस सरकार को कह रहे हैं कि गैर कानूनी, वो सरकार उन्होंने चलने दी जी। तो कई सारे, उसमें गौतम अडानी उस बैठक में शामिल थे जिसमें अमित शाह है बकौल अजीत पवार, उसमें अजीत पवार थे, उसमें देवेंद्र फडणवीस थे। और इन सब के साथ मिलकर एक योजना बन रही है कि किस तरीके से सरकार चलाई जाए। अब उसका नतीजा क्या हो रहा है कि धारावी प्रोजेक्ट अडानी को मिल गया और इस सरकार के जाने, मतलब अभी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के चंद दिनों पहले 30 सितंबर को कैबिनेट की बैठक होती है और मुंबई के सॉल्ट पैन की जमीनें जो है अडानी को दे दी जाती है रियल एस्टेट डेवलपमेंट के लिए जी। तो ये बड़ा खतरनाक एक ट्रेंड है कि एक उद्योगपति जो सरकारी उद्योगपति है, जिसके ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिसके हवाई जहाज में बैठ कर प्रचार करते रहे, वो उद्योगपति जो मोदी जी के साथ विदेशों में ट्रेवल करता है और उसी देश का ठेका भी उसको मिल जाता है, उस उद्योगपति का पॉलिटिकल इंटरेस्ट कितना है। अब झारखंड में भी जो गोड्डा पावर स्टेशन है वो उसी उद्योगपति का है जो बांग्लादेश को सप्लाई कर रहा था बिजली जी। उसके साथ उसके पक्ष का, उसके फेवर का पावर परचेज एग्रीमेंट कर दिया गया। तो ये बड़ी चिंताजनक बातें हैं भारत के लोकतंत्र के लिए कि एक व्यापारी भारत की राजनीति को चला रहा है। दूसरी बात जो आपने कही कि झारखंड में जहाँ पे 81 में से 43 सीटों पे कल चुनाव है और अभी शाहनवाज जी बता रहे थे कि, और हम लोगों ने भी देखा कि जो
ट्राइबल हिस्सा है, जहाँ पे उस ट्राइबल सीटों में 28 में से एक भी सीट में खाता नहीं खुला था। उसमें से कल 20 सीटों पर चुनाव है और उन 20 सीटों पर जो स्कोर है वो आपने बता ही दिया था कि जो 43 सीटें हैं उसमें 25 सीटें जो है 17 और 8 सीटें जेएमएम और कांग्रेस के पास है। तो वहाँ पे मुझे को लगता है कि पहला फेज जो है वो जेएमएम और इंडिया गठबंधन का वहाँ पे एक एज है, वहाँ पे उनको ऑलरेडी एज है। दूसरी बात तो हम लोग देख कर आए थे, कल्पना सोरेन उनका एक नई नेता है और वो उनकी डिमांड है, उनको लोग सुनने जा रहे हैं और जिस तरीके से वो बात कह रही है बूथ वर्कर के लिए, वो बड़ी चिंताजनक बात है कि पॉलिटिकल पार्टी को एक बूथ वर्कर को कितना अलर्ट करना चाहिए। अलर्ट होना चाहिए, लेकिन इस तरीके से अलर्ट करना चाहिए जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों का वीडियो बना रहे हैं उद्धव ठाकरे जी और कल्पना सोरेन जिस तरह से अलर्ट कर रही है, उससे लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन विश्वास खो चुका है, उसके पास क्रेडिबिलिटी नहीं है। और अगर जनता जिसको चाहती है उसकी सरकारें लगातार उसके विपरीत बनती नहीं, तभी तो उद्धव ठाकरे नाम पूछ रहे हैं। राजीव कुमार से देश की जनता पूछेगी तुमचा नाम कहाँ आए, तुम्हारा नाम क्या है, वो देश की जनता पूछेगी। क्योंकि मतदाता बहुत लंबे समय तक देखिए ये चोरी बर्दाश्त नहीं करेगा। मुद्दा चला जाता है ईवीएम नहीं, असली मुद्दा जो है ईवीएम के पहले हो जाता है वो है एएसडी, एब्सेंट शिफ्टेड डिलीट, यानी किस तरीके से परिणाम काटे जाए इलेक्टोरल रोल से। इलेक्टोरल रोल बहुत ही विवादित है पूरे देश के, और उसमें अगर कोई सर्वे कराया जाए, कुछ स्टडी कराई जाए तो आपको मिलेगा। और लगातार ये बातें आई हैं कि जो जाति समूह, जो गांव, जो मोहल्ले बीजेपी को वोट नहीं देते हैं, उनके बड़े पैमाने पर इलेक्शन कमीशन उनके नाम उड़ाता है मतदाता सूचियों से। ये बात जो है अशोका यूनिवर्सिटी के रिसर्च में भी आई थी, ये बात हम लोगों ने फील्ड में भी जाके देखी है। जी बिल्कुल, तमाम सारी बातें आती हैं। इसलिए जो इलेक्शन कमीशन का रोल है उसको डिफीट करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि महाराष्ट्र और झारखंड में जिस तरीके से नेता सजग है वो इस पर भी काम कर रहे हैं कि कैसे चुनाव आयोग की साजिशों को पराजित किया जाए। जी राजीव जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, सजग हैं। और सही ये बात भी है कि जनता कब तक बर्दाश्त करेगी। रिजल्ट अगर जनता के हिसाब से जैसा वो परिणाम, यानी कि ये साफ दिखाई देता है कि इस बार का माहौल क्या है, लोगों का मूड क्या है, और वो अगर उस हिसाब से नहीं आएगा तो कब तक जनता बर्दाश्त करेगी। एक न एक दिन सब्र का बांध टूटता है, और अगर वो टूट गया तो फिर लोग पूछेंगे, राजीव कुमार जी आपका नाम क्या है, किस गांव के आप हैं, ये सब पूछेंगे लोग, जो आज उद्धव ठाकरे पूछ रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं दोस्तों, कल सुबह 9 बजे से लगातार हम आप तक रहेंगे मौजूद, और उधर झारखंड की जो चुनावी गतिविधियां हैं, वोटिंग, पोलिंग, ये सब कुछ हम आप तक पहुंचाएंगे। तो सुबह 9 बजे से हमारे साथ जुड़िए और झारखंड की खासकर गतिविधियों पर निगाहें रखेंगे हम साथ साथ। आप जुड़िए कल, और परसों सुबह से लगातार महाराष्ट्र की धरती से हम आप तक पहुंचाएंगे वो रिपोर्ट्स जो महाराष्ट्र में चुनावी सरगर्मियां बना रही हैं। यानी हमारी पूरी टीम जो अभी भी महाराष्ट्र में है, लेकिन उसके अलावा एक वरिष्ठ लोगों की टीम वहां रहेगी, जिसमें मैं भी रहूंगा, प्रशांत टंडन जी रहेंगे, सब रहेंगे। तो महाराष्ट्र की धरती से भी बहुत कुछ हम आप तक पहुंचाने वाले हैं, और वो भी आप तक हम पहुंचाएंगे वहां की ग्राउंड रिपोर्ट, ग्राउंड जीरो से कह सकते हैं। ये दो इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण। आप सब हमारे साथ जुड़ते हैं, इस कार्यक्रम को सराहते हैं, देखते हैं, डीवी लाइव को पसंद करते हैं। तीसरी एक महत्वपूर्ण बात है, आप लोगों का प्यार बना हुआ है। 85 लाख से ज़्यादा का सब्सक्राइबरों की संख्या अपनी हो गई है। उसके लिए आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया, और आप सबको भी बधाई, क्योंकि इस परिवार का हिस्सा आप भी हैं, इसलिए बधाई आप सब स्वीकार कीजिए। 85 लाख सब्सक्राइबर वाले इस चैनल का हिस्सा आप भी हैं। इसको जल्दी से 1 करोड़ पहुंचाइए, ये आप लोगों से विनती है। और उसके अलावा
बाकी तमाम चैनल्स आप देख रहे होंगे हमारे इसी चैनल के साथ साथ जो रीजनल चैनल्स हैं, जिसमें हरियाणा का चैनल, जम्मू कश्मीर का चैनल, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का चैनल, बिहार झारखंड का चैनल, दिल्ली के चैनल, ऐसे सारे चैनल्स जो हैं उस पर भी वहाँ की जो ग्राउंड रिपोर्ट्स है, वहाँ की छोटी छोटी बड़ी जो भी रिपोर्ट्स हैं वो भी वहाँ आप देख सकते हैं। तो उसको भी सब्सक्राइब कीजिए। मेन ये नेशनल इंटरनेशनल जो भी बड़ी खबरें यहाँ आपको मिलती रहती हैं, मिलती रहेंगी। तो बनिए, जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच इस चैनल को पहुँचाइए। आना चाहता हूँ अनिल जी अब आपके पास। और सबसे बड़ी बात, महाराष्ट्र में अभी से थोड़ी देर पहले भी देख रहा था, पुणे में आप हैं, वहीं नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। अभी कहीं से आवाज आ रही होगी आप तक, नरेंद्र मोदी का वही अंदाज, एक हैं उसमें कई सारे टोपी साफा क्या क्या है, लेकिन उसमें मुस्लिम टोपी नहीं है, जालीदार टोपी नहीं है, एक हैं सेफ हैं। लेकिन राहुल गांधी ने एक बढ़िया तस्वीर बनाई, दो इधर नरेंद्र मोदी के, दो उधर नरेंद्र मोदी के, बाकी तो खुद हैं ही, एक हैं, खुद भी सेफ हैं, दूसरों को भी सेफ कर रहे हैं। ये सब कुछ देख लिया आप लोगों, आपने, हमने, हम सब ने। लेकिन ये बताइए कि अभी इन सब नारों का असर पड़ते हुए इस चुनाव, चाहे आप झारखंड की बात कर लीजिए, बहुत नजदीक से झारखंड को भी आप जानते हैं, चाहे आप इसको देख लीजिए महाराष्ट्र को, क्या कोई असर दिखाई देता है क्या? पहले बहुत असर होता था नारों का। देखिए क्या है, ये तो आपने ग्राउंड की बात कही, जो अभी इनका कैंप आज जो है सभा, 3 दिन मतलब तैयारियां काफी तेज उनकी चल रही है। ऑटो वाले से मैं कल ही उसी इलाके से आया जिस इलाके में उनकी सभा होगी, उधर वो रास्ता उधर से ही है। तो उससे मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि रोज नेता सब आ रहा है और उसको ये पता भी नहीं था कि प्रधानमंत्री कल आ रहे हैं। मैंने पूछा ये पुलिस बंदोबस्त कल से ही चूंकि चल रहा होगा, प्रधानमंत्री की सभा है तो पूरा सब जगह ये मतलब एक तरह से रेकी कर रहे होंगे वो सिक्योरिटी के लिए। तो मैंने पूछा कि आज कि इतनी भीड़ क्यों है? तो बोला नहीं, ये रोज नेता लोग आ रहे हैं ना इसी में। तो मैंने कहा नहीं, प्रधानमंत्री का लग रहा है कि मीटिंग उसके लिए चल रहा है, क्योंकि सब जगह पोस्टर लगा हुआ था कि सभा स्थल की ओर जाने का रास्ता है ये। तो ये कोई हलचल नहीं पैदा कर पा रहे हैं। इसमें मोदी जो हलचल मतलब पहले पैदा करते थे, 2019 तक लोगों को ये ध्यान रहता था कि मोदी आ रहे हैं, जा रहे हैं, या मोदी क्या बोल रहे हैं। अब मुझको लगता है कि फेटीग या जिस इस तरह से विमुख होना कहते हैं वो हो चुका है ब्रांड वैल्यू के रूप में। तो मोदी का ये नारा या मोदी का असर नहीं होगा। और जिस तरह का लैंग्वेज अब इस्तेमाल कर रही है बीजेपी महाराष्ट्र में, उससे लग रहा है क्या कि उनके पास ऑप्शंस बहुत लिमिटेड रह गए। क्योंकि अभी तक क्या था कि कॉम्पिटिटिव वेलफेयरिज्म था कि आपको 1500 हम देंगे तो 2000 देंगे, वो 2000 देंगे तो वो तो दे नहीं सकेंगे, हम देंगे, लाड़की बहना योजना, ये सब था एक कॉम्पिटिटिव वेलफेयरिज्म की भाई कल हम जो है आपको देंगे, और देना शुरू भी किया चुनाव के पहले। ये अलग बात है कि वो जो पैसे उन्होंने ट्रांसफर किए दूसरे मद से, तो बहुत सारे पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में सैलरी नहीं मिल रही है, ऐसा किसी ने कहा मुझको, मैंने अभी वेरीफाई नहीं किया है। तो वो जो फंड इसके लिए लाड़की बहन के लिए जो उन्होंने किस्तें दी, तो ये वेलफेयरिज्म अब चेंज हो गया है। अब एकदम उतर आए हैं शुद्ध कम्युनल नैरेटिव, मतलब जिसको आप कहते हैं नफरती जहर उगलने में। और उसमें इस्तेमाल किसका कर रहे हैं? वो वैसी कोई बेचारा नहीं है, लेकिन मैं अभी उनको कहूंगा बेचारा ही, जो उन्होंने कहा नहीं है या जो कह नहीं रहे हैं अभी वो भी उनके मुंह में डाल करके यहाँ डिप्टी उन्होंने खुद मतलब उन्होंने चुनाव से कहा है कि भाई हम जो बोल नहीं रहे, ना लव जिहाद हमने कहा है, ना हमने कुछ ये कहा है, हमारे मुंह में क्यों ये डाल रहे हैं। और बाकायदा धर्म आपने देख सुना ही होगा कि किस तरह से वो मुंबई में मलाड में धर्म युद्ध की घोषणा कर रहे हैं। फिर उसके बाद कह रहे हैं कि औरंगजेब की मजार। अरे ये जो भूतकाल को जो पीटने का जो ये है, जब बीजेपी जब भूतकाल को पीटने लगे, भूतों को पीटने लगे, तब आप समझिए क्या कि ग्राउंड पर वर्तमान में उनके पास कुछ भी नहीं। क्योंकि ये औरंगजेब का क्या मसला है। अच्छा, औरंगजेब अब कुछ से कुछ कि अब तो आएगा नहीं, और बहुत ही गंदे ढंग से उन्होंने रखा। एक तो उसमें इतिहास की समझ और वो तो जो है ही, लेकिन गंदी मतलब जिसको कहते हैं अश्लील, जो कह रहे थे रविकांत जी, मैं एकदम अश्लीलता पर उतर आए। तो इससे ये लग रहा है कि अब वो
वेलफेयरिज्म लोगों को साधना है, इससे मतलब उन्होंने छोड़ दिया है इस रास्ते को और उतर आए हैं शुद्ध कम्युनल नैरेटिव पर, पोलराइजेशन, और ये जो बटेंगे कटेंगे से उसी का एक्सटेंशन। अब एक और महाराष्ट्र में ही चूंकि वो घटित हो रहा है, इसलिए इसको समझना जरूरी है और आगे के लिए भी, मतलब ये सिर्फ चुनाव का मामला नहीं है। अब एक बीजेपी में भी जो गडकरी अभी तक ज्यादा नहीं, बीच में लग रहा था कि उन्होंने छोड़ दिया है मैदान। जिसकी बात कर रहे हैं ना अनिल जी, हाँ जरा वो सुना देते हैं। हाँ जरा हमारे तमाम साथी जरा सुन लें, देवेंद्र फडणवीस साहब औरंगजेब से लेके पाकिस्तान तक कैसे पहुंच गए, पाकिस्तान तक जी, जरा सुन लेते हैं। और क्या जरूरत थी, उसकी जरूरत नजर नहीं आती है कहीं नहीं। ये है कि टीचर ने पढ़ाया था कि बेटा ये आएगा एग्जाम में, वो आया नहीं, लेकिन स्टूडेंट लिख के आ गया। हमारे प्रोफेसर साहब अभी फोन पे हैं, लेकिन वो अच्छी तरह से जानते होंगे। हम लोग भी कई बार होता ये था कि हम पढ़ के कुछ और जाते थे, कुछ और जाता था, हम तो नहीं लिखते थे, लेकिन कई लोग लिख देते हैं। तो वैसा ही लग रहा है यहां पर कि देवेंद्र फडणवीस साहब यहां लिख के चले आए हैं। जरा सुन लीजिए, सुनिए जरा। और आजकल तो ये ओवैसी भी यहां आने लगा है। मेरे हैदराबादी भाई, उधर ही रहना, इधर को मत आना, इधर को तुम्हारा कोई कामा नहीं है। अरे भाई, मैं समझ नहीं पा रहा हूं ये क्या यहां पर हो रहा है। यहां पर आकर हमको धमकियां दी जा रही है, यहां पर आकर औरंगजेब का महिमा मंडन हो रहा है। मैं बता देना चाहता हूं, भारत का जो सच्चा मुसलमान है वो भी औरंगजेब को अपना हीरो नहीं मानता। अरे औरंगजेब तो आक्रमणकारी था, उसने हम पर आक्रमण किया था। इसलिए सुन ले ओवैसी, कुत्ता भी ना पेशाब करेगा औरंगजेब की पहचान पर। अब तो तिरंगा लहराएंगे पूरे पाकिस्तान पर। ये क्या है, मुझे नहीं समझ में आया। मुझे नहीं समझ में आया। मैं आपको समझाता हूं। भैया आप चुनाव करवा रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं महाराष्ट्र में कि पाकिस्तान में, ये कर क्या रहे हैं? नहीं सबसे क्या है कि औरंगजेब आक्रमणकारी था, ये कौन किस किताब में है और कहां से ये सीखा है। और देखिए कितना, मतलब यही है आरएस, मतलब जो संघ जिसको आप कहते हैं उसकी विचारधारा को, और जो कम से कम उनको बताना चाहिए कि कम से कम ताकत से लड़ो भाई, मतलब उसमें कुछ तथ्य वगैरह हो। औरंगजेब मतलब जिस नस्ल से आया उसमें हिंदू रक्त है, वो सबको पता है कि जहांगीर किसका बेटा था, और उसके बाद शाहजहां, और ये है। तो ये तो मतलब कुछ से कुछ अपना करते हैं, और वो तो आक्रमणकारी था वगैरह। मैं औरंगजेब की बात नहीं कर, मतलब तरफदारी नहीं, मैं तो ये तो जरूर कहूंगा कि ये भी लोगों को बताना चाहिए कि 25% जीडीपी हिंदुस्तान का पहली बार औरंगजेब के शासन में हुआ, और पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 जीडीपी था। सबसे बड़ी आर्थिक ताकत हिंदुस्तान बना था औरंगजेब के समय में। और औरंगजेब अपने खर्च निकालने के लिए खुद कुरान लिख करके पैसा कमाता था। वो जो है ये नहीं करता था, ट्रेजरी का एक पैसा नहीं खर्च किया उसने। खुलताबाद में जो उसकी मजार है, उस मजार पर उसने पत्थर भी नहीं लगने दिया। जो हिंदुस्तान सबसे बड़ा औरंगजेब के समय में, अशोक के बाद सबसे, अशोक से भी ज्यादा, क्योंकि अशोक दक्षिण में नहीं थे, उससे भी ज्यादा बड़ी सल्तनत उसने बनाई। लेकिन उसने एक ये नहीं लगाया। और जब लॉर्ड कर्जन आए तो उन्होंने कहा कि ये इतना बड़ी शख्सियत का मजार है, इसमें एक जाली कम से कम बगल में लगाया। तो उन्होंने थोड़ा सा घेर दिया संगमरमर की ये से, जाली से, बस। और वो एकदम मिट्टी का मजार है। तो ये भी औरंगजेब का अगर तो आप चर्चा करते हैं तो इतिहास में पढ़ाना चाहिए। औरंगजेब निश्चित तौर पर विभाजनकारी थे, लेकिन ये भी बताना चाहिए उनको, उसने मुगल जो दूसरे सल्तनत, मुस्लिम सल्तनत थे, उनको भी बीजापुर, गोलकुंडा, सब पे आक्रमण किया, अहमदनगर
सब पे उसने, ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसने कोई पढ़ा रहे हैं? और ये नहीं, इतिहास भी मैं आपको पढ़ा एक और नहीं मैं पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि एक और बताइए कि उनका सबसे बड़ा सेनापति जो था वो मिर्जा राजा जयसिंह था, जो जिसने की शिवाजी को। इतिहास अगर बात करना है तो करो भाई, लेकिन कम से कम तथ्यों में क्यों लोगों को 5वीं क्लास से भी गया बीता इतिहास बता रहे हैं। एक तो ये मामला है, देख रहे हैं लैंग्वेज, इसका मतलब क्या है कि ये लाड़की बहना योजना, ये बाकी जो है वो नहीं चल रहा है। और राहुल गांधी से अगर फाइट नहीं कर सकते तो ओवैसी का नाम है, एक भूत, मतलब एक घोस्ट क्रिएट कर रहे हैं औरंगजेब का और ओवैसी का आप सोचिए कि ओवैसी की कौन सा यहाँ फाइट दे रहे हैं। ओवैसी उनकी यही गलती है कि उन्होंने अपने को इसके लिए उपलब्ध कराया है कि बीजेपी के लिए वो पंचिंग बैग का काम करें, जब उनको पीट करके कम्युनलिज्म का ये कार्ड चलाए। तो इसीलिए उन्होंने खुद ही कब किया है, हर जगह जा करते हैं, तो इसके लिए वो जिम्मेदार है। लेकिन यहाँ फाइट तो राहुल गांधी के सवाल का जवाब दो, क्यों इंडस्ट्री जा रहा है, जवाब नहीं दे पा रहे हैं। वो जो चैलेंज आया है महाविकास आघाड़ी से उसको नहीं कर पा रहे हैं। और ये लास्ट में एक पॉइंट आपको बताऊं, ये जो अजीत पवार कर रहे हैं, अजीत पवार सबसे अभी कमजोर स्थिति में है, उनको अब रिवाइव होना है। इसके लिए वो कह रहे हैं कि शरद पवार ने ही हमको अडानी, उस बार जो हम गए थे बीजेपी के साथ, तो पवार ने हमको भेजा था। दूसरा वो ये कहना चाहते थे हैं कि हम तो उनके ही कहने से करने वाले हैं, एक सहानुभूति भी लेना चाहते थे कि भाई उनकी वजह से हम गए, तो अब हमको जो है इस तरह से मत करिए। तो वो और उनको डिस्क्रेडिट भी करना चाहते हैं। लेकिन हमको लग रहा है क्या कि और मतलब वो डिस्टेंस कर ही चुके हैं अपने को, जो बीजेपी की लाइन है उनके लिए सबसे डिफिकल्ट है कि इस पूरे सिनेरियो में उनके लिए कोई कहीं पर स्पेस नहीं है, वो बीच में मुश्किल में है। तो ये महाराष्ट्र में स्थिति है, फाइट डायरेक्ट है और उस फाइट का मुकाबला चुनाव आयोग निश्चित तौर पर, जो उद्धव ठाकरे वाला आपने बताया, चुनाव आयोग यहाँ पर तो आप देखिए ना, अरविंद सावंत ने जो एक स्टेटमेंट दिया था उस पर चुनाव आयोग एकदम अब उसका निश्चित तौर पर आएगा उनके खिलाफ, जिसमें उन्होंने इंपोर्टेड माल बताया था बीजेपी कैंडिडेट को दक्षिण मुंबई की सीट से। तो वो उस बहुत नाराज हुए और उनको गुस्सा, जब बीजेपी को गुस्सा आता है तो उनको भी गुस्सा आता है राजीव कुमार को। उन्होंने तुरंत कहा, यहाँ मीटिंग लेने आए थे तो उन्होंने ऑफिसर्स को कहा कि औरतों की डिग्निटी के खिलाफ कोई बात अगर करेगा एकदम नहीं सख्त कार्रवाई की जाएगी और आप लोगों को ये इंश्योर करना है। और वो जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में है कि जाति धर्म और इसके आधार पर आप वोट मत मांगो, यहाँ तक कि सख्त का मतलब वो तो सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट है, उसके खिलाफ कोई नहीं किसी भाषण में। तो ये पूरी कोशिश जो है उसमें यहाँ भी चल रहा है। यहाँ भी उसने शरद पवार ने अपने इंटरव्यू में कहा कि किस तरह से जब भी सुप्रिया सुले कुछ बोलती है तो उसके ये को हस्बैंड को नोटिस आ जाता है जी। तो ये जो ईडी, सीबीआई और आईटी और इनकम टैक्स का तो सोचिए ना कि इनकम टैक्स पूरे साल बैठा रहता है और उसके बाद उसको और टेरर फंडिंग हो रहा है। टेरर फंडिंग तो एक दिन में नहीं होता है, वो पूरे झारखंड में अब टेरर फंडिंग का नेटवर्क ढूंढ रहा है और लोगों को धमका रहा है। तो ये इस पर भी हमको लग रहा है क्या कि लोगों को डिटेल में आना चाहिए कि चुनाव के समय में ईडी का बजट इन स्टेट्स में, ईडी, सीबीआई और आईटी का बजट, वो कितना पैसा इन्होंने खर्च किया उसको जोड़ा जाना चाहिए। ये जो पैसा पॉलिटिकल पार्टी जो है सत्ता में उसके साथ जोड़ना चाहिए, कम से कम इनफॉर्मली, कानूनी तौर पर हम इसको नहीं जोड़ सकते। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। एक तस्वीर और दिखाना चाहता हूँ, अमलेंदु जी के पास आऊँ जल्दी से। तो एक तस्वीर उससे पहले जरा, ये आजकल बीजेपी के लोग फोटो खिंचाने में लात वात मारने लगे हैं। ये देखिए, एक तस्वीर देखिए, ये साहब हैं, ये देखिए, ये देखिए, क्योंकि ये फ्रेम में आ रहे हैं। आप लोगों ने एक तस्वीर देखी होगी जिसमें फ्रेम में कोई और आ रहा था तो उनको हाथ से मार के बाहर कर दिया था अमित शाह जी ने, लेकिन ये थोड़ा सा और आगे है, उन्होंने हाथ से बाहर किया था, ये लात से बाहर कर रहे हैं। तस्वीर देख लीजिए, इन तस्वीरों को देखिए, मज़े लीजिए कुछ, क्योंकि ये तस्वीर आपके हमारे मज़े के लिए है, मज़े लीजिए। ये फ़ोटो फ्रेम में साहब आ क्यों गए, इसलिए ये इसको लात मार के बाहर कर रहे हैं। चलिए अमलेंदु जी के पास आता हूँ। अमलेंदु जी,
तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर जाती हैं, बहुत कुछ बता जाती हैं, और उन्हीं में से ये दो तस्वीरें थी। एक अभी आपने सुन लिया बाइट और दूसरा आपने ये विजुअल देख लिया, और दोनों महाराष्ट्र की तस्वीर है। कहाँ जा रहा है महाराष्ट्र, अमलेंदु जी? राजीव जी, लगता है महाराष्ट्र पाकिस्तान जा रहा है। देवेंद्र फडणवीस तो भेज रहे हैं पाकिस्तान महाराष्ट्र को, और इंडिया गठबंधन कह रहा है कि हम गुजरात नहीं जाने देंगे महाराष्ट्र को। तो ये लड़ाई गुजरात और पाकिस्तान के बीच जो है हो गई है राजीव जी, ऐसा लगता है वहां। अब मुझे लगता है राजीव जी कि भारतीय जनता पार्टी में अंदर बहुत ज्यादा कुछ संघर्ष चल रहा है और मोदी जी का विकल्प ढूंढा जा रहा है। अब मोदी जी का विकल्प सॉरी माफ कीजिए, मोदी जी का विकल्प बनने के लिए योगी आदित्यनाथ, हिमंता विश्व शर्मा और देवेंद्र फडणवीस के बीच में जो वो घुड़दौड़ चल रही है कि कौन जो है वो मोदी जी का विकल्प जल्दी से बन सकता है। योगी जी बटोगे तो कटोगे नारा दे रहे हैं, हिमंता विश्व शर्मा बांग्लादेशी घुसपैठियों को बता रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस जो है वो पाकिस्तान पहुंचा रहे हैं। तो ये जिस तरीके से चल रहा है, इससे साफ समझा सकता है कि मोदी जी का स्थानापन्न जो है वो उसकी तैयारी चल रही है, और आरएसएस का वरदहस्त शायद देवेंद्र फडणवीस को ज्यादा है। तो हो सकता है देवेंद्र फडणवीस जो बनना चाहते हो मोदी जी की जगह, कि मोदी जी अगले 25 सितंबर को हो जाएंगे पूरे 75 साल के, तो हो जाए, दिल्ली में बंगला अलॉट हो ही चुका है देवेंद्र फडणवीस को। तो ये मोदी जी, ये जो देवेंद्र फडणवीस जो कर रहे हैं, ये मोदी जी के इसको चुनौती एक तरीके से दे रहे हैं। मोदी जी देखते हैं कि वो क्या करते हैं देवेंद्र फडणवीस के साथ में। 12वीं के बाद इंटर तो करवा दिया था देवेंद्र फडणवीस का उन्होंने पहले ही, अब वो हाई स्कूल होता है कि नहीं होता ये देखना होगा। इधर जो राजीव जी मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूँ कि जो चर्चाएं चल रही हैं, चर्चाओं में ये भी है कि अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री नहीं होंगे, मुख्यमंत्री दिल्ली से भेजे जाएंगे पीयूष गोयल। तो इधर दिल्ली से तैयारियां चल रही हैं देवेंद्र फडणवीस का 12वीं के बाद हाई स्कूल कराने की, और देवेंद्र फडणवीस जो है वो इंटर के बाद करना चाहते हैं पीएचडी। तो ये झगड़ा इनका तो आपस का ये लगता है राजीव जी। दूसरा, इन्होंने जो ओबीसी के लिए जो कहा अपने देवेंद्र फडणवीस ने, ये इनके गले पड़ गया है, क्योंकि नाना पटोले कह रहे हैं कि जो ओबीसी को कुत्ता बोल रहा है तो बीजेपी को कुत्ता बनाने का समय आ गया है। तो ये देवेंद्र फडणवीस को याद ही नहीं रहा कि वो ओबीसी को कुछ कह रहे हैं, किसको कह रहे हैं पता नहीं, किसको कह रहे हैं देवेंद्र फडणवीस जाने, लेकिन नाना पटोले का कहना है कि ये ओबीसी को गाली दे रहे हैं, ओबीसी को कुत्ता कह रहे हैं। तो अब देवेंद्र फडणवीस अगर ओबीसी को कुत्ता कह रहे हैं तो मोदी जी बताएं कि ओबीसी कुत्ते हैं कि नहीं है, तो बताया जाए। नाना पटोले का तो यही कहना है कि ये देवेंद्र फडणवीस उनको कह रहे हैं, हमें नहीं मालूम देवेंद्र फडणवीस क्या कह रहे हैं और किसको कह रहे हैं। तो राजीव जी, कुल मिला के महाराष्ट्र जिस तरफ जा रहा है वो साफ तौर पर लगता है कि अगर लाडली बहना योजना चल रही होती तो देवेंद्र फडणवीस को पाकिस्तान जाने की आवश्यकता नहीं होती, या मोदी जी को जब चिमूर में आज जो कुछ बोल रहे थे वो कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती, बटोगे तो कटोगे के नारा देने की जरूरत नहीं पड़ती। और एक है तो सिर्फ में जितनी टोपियां पहना रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, तो उतनी टोपियां पहनाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। हालांकि एक टोपी पहनाना भूल गए मतलब भारतीय जनता पार्टी उसमें। तो कुल मिला के राजीव जी, जो टोपियां पहनाने का खेल है, अब देखना यह कि भारतीय जनता पार्टी किसको टोपी पहनाती है। देखिए, फिलहाल इंडिया गठबंधन की तरफ से तय हो गया है कि गुजरात को हम जो है महाराष्ट्र में एंटर नहीं होने देंगे, महाराष्ट्र को गुजरात से नहीं चलने देंगे। ये सबसे बड़ी बात इंडिया गठबंधन ने कर दी। और अजीत पवार का राजीव जी जो इंटरव्यू है और अडानी को लेकर जिन्होंने बातें कही है, एक तरीके से उन्होंने राहुल गांधी के सारे आरोपों को सच साबित कर दिया है, और ये बात साबित कर दी है कि अडानी खुद जो है वो सरकारें बनाने बिगाड़ने के खेल में शामिल है। अब राजीव जी, अगर अडानी खुद सरकारें बनाने बिगाड़ने के लिए खुद अगर डीलिंग कर रहे हैं, अडानी की तरफ से इसका कोई खंडन अभी तक मैंने तो कंफर्म नहीं देखा कि अजीत पवार ने जो कहा है वो गलत है। अडानी की तरफ से इसका खंडन आना चाहिए था, ये अजीत पवार जो कह रहे हैं ऐसा उन्होंने नहीं किया, तब अजीत पवार का बालों पड़ता है, अजीत पवार सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं। तो जब तक अडानी सामने आकर नहीं कहते हैं कि ऐसा उन्होंने नहीं किया, तब तक अजीत पवार का सच माना जाएगा। और अडानी अगर आकर सामने कहते हैं तो अजीत पवार को ये साबित करना होगा कि अडानी झूठ बोल रहे हैं। तो अभी अडानी और अजीत पवार के बीच का मसला है, कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। लेकिन अगर अडानी सरकारें बनाने बिगाड़ने का खेल सीधे सीधे कर रहे हैं राजीव जी, तो आने वाली जो भी सरकारें होंगी, चाहे राज्य की हो चाहे केंद्रीय हो, वो अब सीधे सीधे अडानी को बदलने का काम करेंगी। तो ये खतरनाक जो व्यापारिक युद्ध को जिस तरीके से राजनीति में घसीटा जा रहा है, इसका राजीव जी अंजाम बहुत अच्छा नहीं होगा। ये साफ तौर पर समझ में आ रहा है। आने वाला समय देश के लिए किसी भी तरीके से अच्छा मालूम नहीं पड़ता राजीव जी।
बिल्कुल, महाराष्ट्र और झारखंड का चुनाव किस दिशा में जा रहा है और किसका होगा महाराष्ट्र, किसका होगा झारखंड, ये और साथ साथ क्यों मचा है बवाल इन दोनों राज्यों में, यही हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार फिर से प्रोफेसर रविकांत जी आपके पास आना चाहता हूं। तस्वीरें बहुत कुछ बोलती हैं। उस समय मैं ये कह रहा था कि पढ़ाई कुछ और करके गए, रिजल्ट कुछ क्वेश्चन कुछ और आ गया और आपको जो पढ़ के गए थे वही लिखना पड़ रहा है। वही हाल वहां पर देवेंद्र फडणवीस जी का दिख रहा था। पता नहीं कहां से ये पाकिस्तान ले आए, एक वहां जुमला बोलने लगे, उसमें औरंगजेब की बात करने लगे। ये सब अभी आप सुन लिए होंगे इनकी बातों बयानों से। लेकिन क्या ये एक जो परेशानी है, जो अंदर खाने में एक कहें तो एक रिजल्ट आपको दिख रहा है कि ये नहीं आ सकता है, हम अब इस चुनाव, ये जो चुनाव है वो हमारे हाथ से बाहर निकल रहा है, उसके कारण ये सब कुछ है या कुछ और है? चुनाव आयोग का आप जिक्र कर रहे थे, लेकिन जब उद्धव ठाकरे तस्वीरें खींचते हैं और वीडियो बना रहे हैं अपने मोबाइल से, तो चुनाव आयोग भी थोड़ा तो सहमेगा, थोड़ा तो सोचेगा कि यहाँ गड़बड़ नहीं कर सकते। हरियाणा में तो कर लिया, ठीक है, अकेली पार्टी थी कांग्रेस पार्टी, यहाँ तो 6 पार्टियां हैं। और वैसे ही वहाँ देखिए झारखंड में फॉर्म 17C को कैसे देखना है, चेक करना है, सुबह कैसे ईवीएम को चेक करना है, सब बता रही हैं कल्पना सोरेन। इसलिए मैं ये सवाल कर रहा हूँ कि ये जो तिलमिलाहट है, ये जो परेशानी है, वो क्या यही सब है? इसी कारण है कि मामला सेट नहीं हो रहा है? देखिए राजीव जी, आप चुनाव आयोग की बात कर रहे हैं कि वो थोड़ा सहमेंगे, समझेंगे, लेकिन मुझे अब कोई उम्मीद नहीं। राहुल गांधी ने कुछ दिनों पहले एक बात कही थी कि जो नफरत की राजनीति हो रही है और जिस तरह से लोगों के बुनियादी सवालों को दरकिनार किया जा रहा है, कुछ दिनों के बाद लोग डंडा लेकर के दौड़ाएंगे। उन्होंने नेताओं के लिए कहा था, हम लोगों ने वो हश्र हरियाणा में देखा, पंजाब में देखा। अब मुझे लगता है कि इसके आगे की स्थिति पहुंच गई। चुनाव आयोग जिस तरह से बेशर्मी कर रहा है, मुझे नहीं लगता है कि उसे कभी थोड़ी सी भी ये शर्म लगेगी कि नहीं लोग देख रहे हैं। जब देखिए शर्म और हया या जो काम हम कर रहे हैं उसके प्रति ईमानदारी, नैतिकता, वो अपने प्रति होती है। जब हमको ही शर्म लगती है कि हमने ये गलत किया, लेकिन जब ये सब आंखों से पर्दा उठ जाए तो वो दूसरों की भी चिंता नहीं करता। कहाँ दूसरों की चिंता है राजीव कुमार को? पूरे देश में थू थू हो चुकी है उनकी। चंडीगढ़ में क्या हुआ वो सबने देखा। जहां जहां भी चुनाव आयोग कहाँ है? जब पाकिस्तान आ रहा है, औरंगजेब आ रहा है, सरेआम गालियां बकी जा रही, बटोगे तो कटोगे जैसे नारे लग रहे हैं। तो चुनाव आयोग तो है ही नहीं, वो एक बीजेपी के पक्ष में संगठन के तौर पर काम कर रहा है और बहुत बेशर्मी की हद तक। इसलिए हमें कोई उम्मीद नहीं। अब अगला जो होना है, जो आपने कहा महाराष्ट्र में ये ना हो कि इन लोगों को दौड़ाया जाने लगे, तभी ये सुधरेंगे। ये भी स्थिति बन सकती है। दूसरा जो आपका सवाल है कि देवेंद्र फडणवीस जो बोल रहे हैं, योगी जी जो बोल रहे हैं या मोदी जी जो बोल रहे हैं, ये एक ही सूरत में है कि जब आपके पास कोई एजेंडा नहीं, आपके पास कहने के लिए कोई बात नहीं है, लोगों को बताने के लिए कोई बात। महाराष्ट्र में तो आप सरकार में हैं, आपका क्या रिपोर्ट कार्ड है वही बता देते। जो योजनाएं आपकी अच्छी रही हैं उन्हीं की तारीफ कर देते, वही लोगों से वादा करते। झारखंड में एंटी इनकम्बेंसी है इंडिया अलायंस के खिलाफ, वहां तो आपके लिए और अच्छा था, और बड़ी योजनाएं आप लेकर के आते। लेकिन वो जो तिलिस्म है ना मोदी का कि अच्छे दिन आएंगे, 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे, ये सब तो लोगों की निगाह से उतर चुके। तो पहले वो उम्मीद पैदा करके और अब जहर वो करके, इससे नहीं मिले तो लोगों को डराइए कि ये वो पूरा इस्लामोफोबिया और महाराष्ट्र जिस तरीके से किया जा रहा है,
इन्होंने क्या पढ़ा है औरंगजेब के बारे में, क्या मुगल काल के बारे में जानते हैं। हालांकि ये इतना वक्त नहीं है कि मैं इतिहास पर कुछ बात करूं जी, लेकिन इनको सिर्फ डराना आता है लोगों, सच बात ये। और आचरण जो औरंगजेब का था वो उससे ज्यादा बदतर आचरण आपका है। व्यक्ति क्या, व्यक्ति के आचरण से व्यक्ति महान और निकृष्ट बनता है। आप क्या कर रहे हैं? गुजरात में क्या हुआ, मुजफ्फरनगर में क्या हुआ, ये भी आपके आचरण का हिस्सा है। तो लोगों को डरा करके इस्लामोफोबिया के जरिए, अरे ये तो वो लोग हैं जो ट्रंप की जीत के लिए, हमारे यहां लखनऊ में या हवन कुंड कुछ हो रहा था, हवन वगैरह, तब इनको वो कमला हैरिस नहीं याद है, क्योंकि कमला हैरिस पूंजीवाद का विरोध करती है उस तरह से। ये जो आपका धर्म की पूरी प्रयोगशाला चलती है उसके समर्थन में वो नहीं है। ट्रंप साहब मोदी जी के दोस्त हैं, चाय वाय पी लेते हैं साथ में जी। तो यहां लोगों को बीमार बनाया जा चुका है। ये जो पूरी फैक्ट्री है वो लोगों को बीमार बनाने की फैक्ट्री, कुंठित बनाने की। और क्या हो रहा है उसके बीमारी में, हो क्या रहा है? एक नौजवान चढ़ जाता है किसी के घर पर और भगवा झंडा फहराता है, कोई मस्जिद पर चढ़ करके डांस करता है। ये क्या है? आपको लगता है कि सहज सरल लोग होंगे, स्वाभाविक जिंदगी जी रहे होंगे, वो ऐसा कर सकते हैं क्या? मुझे नहीं लगता कतई। लोगों को रोजगार नहीं दे सकते हैं आप, तो उनको धर्म की अफीम चटा रहे हैं। और जो नशा आ रहा है इस देश में मुंद्रा पोर्ट के जरिए और दूसरी जगहों से, वो कहां जा रहा है? पंजाब में क्या हो रहा है, हरियाणा में क्या हो रहा है, गुजरात के ग्रामीण इलाकों में क्या हो रहा है। चंद उद्योगपति गुजरात के वो जरूर मालामाल हो रहे हैं लगातार जी, लेकिन गुजरात के ग्रामीण इलाकों के गरीब लोग तो बेचारे डंकी बन करके जा रहे हैं कहीं मजदूरी करने के लिए। ये किसी के भी नहीं है, अपने गुजरात के भी नहीं। तो इन्हें केवल सत्ता चाहिए और सत्ता भी चलानी इनको नहीं आती। सत्ता में रह करके आतंक करना आता है बस। आप, और मुझे लगता है कि इतिहास पूरा आप उठा करके देखिए, जिस आइडियोलॉजी से ये जुड़े हुए हैं उसने इतिहास में क्या किया है वो वर्तमान में देखिए आप। जहां जहां पे सत्ता है इनको आता ही नहीं है। लोगों का सशक्तिकरण नहीं, लोगों का मानसिक दोहन, लोगों को दिमागी रूप से बीमार बनाना, ये सब इनको आता है। अब उनके पास जो है वही तो बोलेंगे। अब हम उनसे उम्मीद करें कि नहीं साहब वो जनगण मन गाएंगे, तो वो संभव नहीं है। इसलिए देवेंद्र फडणवीस जो बोल रहे हैं, वो रात में भी इनको पाकिस्तान, मोदी जी बिरयानी खा के आ जाएंगे जी, तो वो सब चलेगा। और अजीत डोभाल के बेटे की अच्छी खासी बिजनेस चल रही है वहां पाकिस्तान के साथ। ये सब लोगों को नहीं बताएंगे। तो पाकिस्तान के नाम पर इनकी बिजनेस चल रही है, राजनीति में वोट हासिल कर रहे हो। लेकिन इन 10 सालों में जो सबसे बड़ा काम हुआ है कि जो छिपे हुए लोग थे पिछले 50-60 साल से, वो एक्सपोज हो गए और अब पूरे तरीके से हावी होकर के ये सत्ता में जाना चाहते हैं। थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन उसके बाद जब ये जाएंगे तो फिर दोबारा लौट करके नहीं, ये तो तय है। हमेशा हमेशा के लिए एक्सपोज हो चुकी है आरएसएस भी, बीजेपी भी, और इनको सत्ता कैसे चलाना आता है ये भी लोग जान चुके हैं। तो अभी जो बचा है, वही जो गुबार है जो बचा है, उसी के बारे में बोलेंगे। और तो मुझे नहीं लगता है कि वो कुछ अच्छी बातें बोल सकते हैं, वो उनके डीएनए में है ही। राजीव जी, जी बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। 2 तस्वीरें और दिखाना चाहता हूं, फिर आते हैं जल्दी से प्रशांत टंडन जी के पास। एक तस्वीर वायनाड में राहुल गांधी, ज़रा उस तस्वीर को ले आइए। वायनाड में राहुल गांधी और पैराग्लाइडिंग कर रहे हैं, ये देखिए जा रहे हैं, ये राहुल गांधी को देखिए। और ये तस्वीरें बहुत परेशान करती होंगी शायद नरेंद्र मोदी जी को, वो भी चाहते होंगे क्योंकि वो भी डुबकी लगाते हैं, अंदर जाते हैं। आपको याद होगा ये तस्वीरें, उनको भी लगता होगा कि काश मैं भी ऐसा करूं। मोदी जी को ये तस्वीरें ज़रूर परेशान करती होंगी। चुनाव का वक्त है, थोड़ा मज़े लीजिए। मोदी जी भी हालांकि फिजिकली फिट रहते हैं, काफ़ी फिट रहते हैं, लेकिन
प्रियंका गांधी को भी कह रहे थे राहुल गांधी कि तुम भी चलो, फिर प्रियंका गांधी बोली कि मैं साड़ी में हूँ इसलिए नहीं जा सकती, तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं समझ सकता हूँ। तो प्रियंका नहीं, लेकिन वायनाड में राहुल गांधी लुत्फ उठाते हुए, ज़रा सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं राहुल गांधी फटाफट, फिर खटाखट पे भी आते हैं। जरा ये फटाफट सुनते हैं, खटाखट आपको सुनाऊंगा। कल्पना सोरेन खटाखट कह रही हैं, वो भी सुन लेते हैं और चर्चा आगे बढ़ाते हैं। जल्दी से जरा राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वायनाड में जरा सुनिए, क्योंकि कल चुनाव है और यहाँ से एक नई तस्वीर वायनाड से ज़रूर देश देखने जा रहा है 23 नवंबर को। देखिए ज़रा सुनिए। Priyanka, I don't know why you have not come. Sari will be difficult. They'll do it. Bye. Huge effect of the landslide on tourism, which in a way is really is unjustified in the sense that the landslide was just in a very restricted area. Wayanad is actually got a huge area, very very beautiful natural landscape, many beautiful things to do. There's no problem in Wayanad. Landslide was localized event, so tourism must not be damaged. And people should come, they should visit, they will love it. जिप ग्लाइडिंग है ये, पैराग्लाइडिंग नहीं है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है कि यहाँ पे राहुल गांधी और इस एरिया का मुआयना भी कर रहे हैं, मज़े भी ले रहे हैं। दूसरी तरफ खटाखट जरा सुन लेते हैं कल्पना सोरेन, क्योंकि राहुल गांधी ने ये खटाखट वर्ड दिया था, आपको याद होगा। कल्पना सोरेन आगे बढ़ा रही हैं, सुनिए ज़रा। कल्पना सोरेन साफ साफ चूँकि चुनाव में और कैसे वहाँ पर जो महिलाओं के सम्मान में अभी 1000 रुपये दिए जा रहे हैं, जो मैया सम्मान योजना कहलाता है वहाँ पे, और उसके बाद ये 2500 रुपये का वादा है। ये सरकार इनकी अगर रिपीट होती है इंडिया गठबंधन की, तो एक नहीं सीधे 2500। तो क्या कुछ इस पर कह रही हैं, जरा सुनिए कल्पना सोरेन। खटाखट की राजनीति उधर, और इधर उद्धव ठाकरे की जो हेलीकॉप्टर जो चेक किया गया इसी की तरफ से, उस पर सुप्रिया सुले का एक बयान है, वो भी सुन लीजिए। फिर जल्दी से प्रशांत टंडन जी, सुप्रिया सुले जरा सुनिए। आज दोबारा जो है उद्धव ठाकरे की बैग चेक की गई है, पर क्या इतनी ये सरकार जो है ना, हमारे यहाँ मराठी में कहावत है रेडी तड़ा, सिर्फ ऑपोजिशन की बैग कैसे चेक होती है सारे, और उद्धव जी की दो दिन आप रोज उद्धव जी का बैग चेक करेंगे, और जो सत्ता में उनका कुछ नहीं चेक, वो तो चल ही रहा है सब कुछ। अरे मेरे निर्वाचन क्षेत्र में मैं जब लड़ी थी तो 24 घंटा बैंक चालू थी। देश में कौन सी बैंक 24 घंटा चलती है? भोर में तो पैसा मिला था, उसका क्या हुआ आगे? और अब जो बेचारा खर्च कर रहा है, जिस उद्धव जी की पार्टी तोड़ी, सिंबल लेके गए, वो सब अन्याय उनपे किया, और ये भी अभी करेंगे। ये इतनी गंदी राजनीति आज महाराष्ट्र में होती है, दुख की बात है। और सिर्फ ऑपोजिशन के ही बैग और हेलीकॉप्टर चेक किए जा रहे हैं। तो ये अलग अलग तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे थे। प्रशांत टंडन जी यहाँ खासकर महाराष्ट्र की राजनीति और गंदी राजनीति इसका जिक्र कर रही हैं यहाँ सुप्रिया सुले। उधर आपने देख लिया जिप लाइनिंग कर रहे थे राहुल गांधी वायनाड में, और इधर आपने देखा कि खटाखट की राजनीति और उसमें महिला मैया सम्मान योजना अभी आप देख के आए हैं। गिरिडीह और पूरा एरिया जो है उस एरिया में कैसे महिला जो हैं वो एकजुट हैं, यानी एक पूरी तस्वीर इस चुनाव की हम इन तीन उसके साथ विजुअल्स के साथ आपके सामने रख रहे थे। क्या कहेंगे इस पे? अनम्यूट कर लीजिए। ये राहुल गांधी वायनाड क्योंकि एक त्रासदी से होकर गुजरा है और टूरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं वहाँ के, और टूरिज्म को प्रमोट करने का इससे अच्छा तरीका क्या होगा कि आप जिप ग्लाइडिंग भी करके दिखाएं लोगों को। मैंने भी अभी कुछ दिन पहले मनाली गया था, मैंने पैराग्लाइडिंग की है, तो बहुत अच्छी हवा आ रही थी, लेकिन फिर भी की। और मोदी साहब को भी ट्राई करना चाहिए। आप
पैराग्लाइडिंग जैसे इवेंट को ट्राई करना चाहिए। बहुत सेफ है, वो कर सकते हैं वो चाहे तो। केवल भाषणों में बहादुरी दिखाने से कुछ नहीं होता, आप भाषणों के अलावा भी बहादुरी दिखाएं। खैर, अच्छी बात है कि वो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और पॉलिटिशियन है और टूरिज्म को इस तरीके से प्रमोट कर रहा है। दूसरी बात, जो महाराष्ट्र के चुनाव में देवेंद्र फडणवीस को औरंगजेब क्यों याद आ रहा है? दरअसल जो बात हमारे मित्र लोग भी कह रहे हैं कि वो वहाँ मुद्दे नहीं चल रहे हैं, और उस स्पीच को आप ध्यान से सुनिए, वो बहुत घटिया नकल है अमित शाह की। यानी नकल भी किसकी कर रहे हैं? वो अमित शाह की, जो बहुत अच्छे वक्ता नहीं माने जाते, और उनकी बेहद घटिया नकल। और बिल्कुल जिसको आप सोचे कि हमारे साथ तो बहुत तजुर्बेकार लोग बैठे हुए यहाँ पे, और हमारे दर्शक भी जानते हैं इस बात को, कि जब कोई बड़ा नेता किसी शहर में आने वाला होता है या विधायक जब भाषण देने आता है, तो भीड़ को रोकने के लिए कुछ रोचक भाषण होते हैं वहां पे, घंटाघर चौराहे वाले भाषण जी। उस स्तर का भाषण था उनका। जो भीड़ रोकने वाले जो नेता लोग होते हैं, उस स्तर का भाषण वो दे रहे। वहां पे देखिए, महाराष्ट्र में एक तो शिवाजी का मुद्दा है, उसका उनकी जो प्रतिमा गिरी जिस तरीके से, और जिसमें उसमें भ्रष्टाचार उजागर हुआ, और उस पर मोदी जी ने जिस तरीके से माफी मांगी है, वो महाराष्ट्र के तमाम लोगों की भावनाओं को उन्होंने आहत किया है। मराठा रिजर्वेशन का मामला है, मोदी जी की खुद की इमेज, चाहे वो मोहन भागवत के बयानों से, चाहे वो लेटरल एंट्री वाले मामले से, आरक्षण को खत्म करने वाले व्यक्ति की बन गई है। क्योंकि आप नौकरियां खोल ही नहीं रहे, तो जिस भी नौकरियों में आरक्षण की नौकरियों का प्रावधान होगा, उसकी वैकेंसीज नहीं आती। मोदी जी बात कुछ और करने लग जाते हैं। तो आरक्षण को लेकर एक बड़ा गुस्सा वहां पे बीजेपी के प्रति है, मोदी खुद के प्रति है। तमाम स्थानीय नेता, मैं एक एग्जाम्पल दूं, प्रणति शिंदे, उनकी सभाओं में तमाम भीड़ हो रही है जी, और वो भीड़ मोदी और अमित शाह की सभाओं से कहीं कभी ज्यादा भी है। तो महाराष्ट्र में बहुत तरीके से जो चीजें चल रही हैं, किसानों का मामला है, किसानों की आत्महत्या में को लेकर विदर्भ के और कपास के किसान खासकर हमेशा से एक राष्ट्रीय खबरों में रहे, उनके तमाम इशूज नहीं रिजॉल्व हुए हैं, कर्ज माफी नहीं हुई है, प्याज के दाम को लेकर नासिक की बेल्ट पूरी, उसको लेके किसानों के इशूज है, उन इशूज को एड्रेस नहीं किया है। जब उन इशूज को एड्रेस नहीं किया है और गुस्सा है जमीन पर, तो आपको औरंगजेब सपने में दिखाई दे रहा है। बिल्कुल। जब आप औरंगजेब की मजार में जा रहे हैं, इसलिए जा रहे हैं औरंगजेब की मजार में, क्योंकि आपके खिलाफ जो गुस्सा है वो उसको, उन इश्यूज को आप एड्रेस नहीं करना चाहते। आप देखिए, देवेंद्र फडणवीस क्या मराठा रिजर्वेशन के इशू को एड्रेस कर सकते हैं? देवेंद्र फडणवीस किसानों के मामले को एड्रेस नहीं कर रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस प्याज के मामले में एड्रेस नहीं कर रहे हैं, रिजर्वेशन को कोई ऐसा कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, सामाजिक न्याय वाली कोई बात नहीं कर रहे हैं, कास्ट सेंसस की बात नहीं कर रहे हैं। अगर आप मराठा वर्सेस वेस्ट कर रहे हैं हरियाणा की तरह वहां पे, तो जो बड़ा 52-53% का जो वहां पे समूह है, वो ओबीसी समूह है, उसको तो जातिवार जनगणना चाहिए, वो देवेंद्र फडणवीस नहीं कर सकते जी। तो इसलिए इनको औरंगजेब की याद आ रही है। जी बिल्कुल। तो वो औरंगजेब की याद वैसे ही नहीं आ रही है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। क्लोजिंग कमेंट चाहूँगा जल्दी से अनिल सिन्हा जी आपसे। चुनाव की बहुत सारी बातें, बहुत कुछ हम लोग रख चुके हैं, लेकिन अगर चूंकि आप महाराष्ट्र में हैं, महाराष्ट्र का चुनाव अभी किस दिशा में जाता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? कि ये नैरेटिव कंट्रोल करना जो है वो बाहर हो गया, तो आगे लास्ट ये अंतिम में ये मुश्किल है, क्योंकि इन्होंने नैरेटिव बदल लिया। अभी तक वेलफेयरिज्म के नैरेटिव को ये
प्रमोट कर रहे थे बाकी, अब इससे शिफ्ट हुआ है। अब इसको कहाँ ले जाएंगे? ओबीसी वाला जहाँ मसला है तो उसमें छगन भुजबल की किताब आ गई है। उस किताब में उन्होंने कहा है कि ईडी की वजह से मैं आया हूँ इसमें और बहुत आराम हो गया। और उसमें कहा क्या कि जब उनके आंसू निकल पड़े थे जबकि सुनित्रा पवार को उसमें गिरफ्तारी की बात बात अंदेशा होने लगा। तो ये जो है वो उन्होंने भी एक तरह से संकेत दे दिए हैं कि ये जो सरकार बनी है किस तरह से। और अब अजीत पवार बोल रहे हैं कि अडानी मीटिंग में मौजूद था पहली बार वाला में, तो अडानी ईडी सब जो है अब उनके ही जो साथ में है एनसीपी, वो ये कहना चाह रही है। इसका मतलब है कि एनसीपी इससे किनारा करना चाह रही है महायुति से, लेकिन वो चुनाव के पहले या बाद करेगी तो कोई अर्थ नहीं रहेगा क्योंकि उनको कुछ मिलने वाला नहीं है। पहले अगर डिस्टेंस कर रही है तो उसको ये उम्मीद है कि उससे कुछ सीटें मिल जाएंगी एक सेकुलर पार्टी के रूप में और एंटी बीजेपी उसको समझा जाए, ये पोजीशनिंग चल रही है। तो महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स एकदम काफी जितना उन्होंने इसमें रायता जिसको फैलाना बोलते हैं फैला दिया था बीजेपी ने, उसका ही असर दिख रहा है। दो पार्टियां तोड़ दी, दो बड़े नेता जो है दो पार्टियों को उसको ले गए उठाकर, एक अवैध सरकार जो सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है उसको राज्यपाल के जरिए बना दिया। विधानसभा में पता ही नहीं चला कि कौन डिफेक्शन कहाँ हुआ, सब अपनी सीट पर रह गए, किसी का ये नहीं हुआ, क्या कहते हैं, किसी की सदस्यता नहीं गई। तो ये तो अजूबा टाइप का जादू जो हुआ है, उस जादू का असर आपको 20 तक दिखेगा। 23 को पता चलेगा कि ये जादू काम आया या नहीं। ईडी, सीबीआई और ये जो मजार और औरंगजेब का जादू, और मुझको लगता है कि काम नहीं आ रहा है क्योंकि ये महाविकास आघाड़ी और उसमें राहुल गांधी ने वो जो नैरेटिव बनाई है आघाड़ी ने कि महाराष्ट्र का स्वाभिमान, यहाँ के उद्योगों की रक्षा करो, यहाँ की सामाजिक ये जो ताना माना है उसको ही रक्षा करो, और वो हमको लग रहा है धीरे धीरे उसका असर दिखेगा। जी बिल्कुल। अभी बहुत कुछ होना बाकी है। हालांकि 20 तारीख को महाराष्ट्र में चुनाव है और कल पहले फेज की वोटिंग है इधर झारखंड में। कल सुबह 9 बजे से हम आपके साथ रहेंगे, झारखंड की पल पल की रिपोर्ट आप तक पहुंचाएंगे। 43 सीटें यानी 43 सीट्स पे कल झारखंड में पोलिंग है, उसके बाद 38 सीटें और बचती हैं, लेकिन उसके अलावा 33 सीटों पर उपचुनाव की भी पोलिंग कल है। 14 सीटें बढ़ा उधर 20 तारीख को चली गई हैं, आप जानते हैं, लेकिन वायनाड में कल पोलिंग है। और उससे पहले वायनाड में राहुल गांधी को आपने जिप ग्लाइडिंग करते हुए आपने देख लिया अभी से थोड़ी देर पहले, जो हम आपको दिखा रहे थे। तो ये सब कुछ है और इन सब के बीच किसी की कहीं रेड, ईडी की रेड आप लोग देख रहे हैं, तो कहीं किसी के हेलीकॉप्टर को चेक किया जा रहा है, सामान चेक किए जा रहे हैं, ये सब भी हो रहा है। मगर दूसरी तरफ सत्ता पक्ष अपने अहंकार में चूर है और वो कहता है कि हम जैसा चाह रहे हैं वैसा ही होगा। देखते हैं जनता किसको जिताती है, किसको हराती है, या